Okay, Malik. Good morning. Hopefully, everybody is doing good. This lecture is about peer review. Okay, peer review chapter. Amendment has been included in this particular chapter. Okay, यानी ये chapter amend हुआ है peer review के process को इन्होंने काफी हद तक modification किए हैं. To be very precise, those student who has already done our lecture, जिन्होंने lecture कर लिए है और already peer review पढ़ चुके हैं जो main lecture में है, तो सर उसके और यहाँ पर कंपैरिजन में क्या बहुत जमीन आसमान का फर्क है. देखिए, टू बी वेरी प्रिसाइज मैं आपको बताऊं, दो मेजर चीजों में फर्क है. पहले ही मेजर चीज जो है वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंटिटीज में होती थी और उसको अपने को याद रखना होता था. ओके और दूसरा कॉन्सेप्ट था अपने टेक्निकल रिव्यूअर, या रेदर देन टेक्निकल रिव्यूअर की जगह मैं रिव्यूअर यूज करूंगा. टेक्निकल रिव्यूअर बिकॉज ऑफ क्वालिटी रिव्यू मिक्स मैच हो जाता है. तो याद रखना यहाँ पर रिव्यूअर है, रिव्यूअर करके बंदा होता है, रिव्यूअर करके पर्सन होता है जो ये पीयर रिव्यू प्रोसेस परफॉर्म करता है. ओके उसकी एलिजिबिलिटी, ओके यानी हु कैन बी द रिव्यूअर एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया ही नीड टू फुलफिल, उसकी एलिजिबिलिटी में मॉडिफिकेशन किया है. अदर देन दैट कंप्लीट सेट इज ऑल पूरा सेम. ओके कहीं पर भी मॉडिफिकेशन नहीं, कुछ भी चेंज नहीं. तो आपको सिर्फ ये समझना है कि एप्लीकेबिलिटी आपने जो पढ़ी होगी, यानी ऑल टुगेदर ये लेक्चर जो अभी, बिकॉज दिस लेक्चर इज ऑलरेडी अगेन अपलोडेड ऑन यूट्यूब. ओके या ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो सिर्फ अमेंडमेंट में इंटरेस्टेड है, तो भाई ये लेक्चर में अमेंडमेंट सिर्फ दो ही जगह ध्यान रखना है. एक है एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू प्रोसेस एंड एक है रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी. रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी, ये दो में चेंजेस रहेंगे. ओके तो नेवरदलेस ओके ये चैप्टर 10th है. इसकी भी मैंने सॉफ्ट कॉपी आपके ड्राइव में और जो लिंक है वहां पर मैंने डाल दी हुई है. टेलीग्राम वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, टेलीग्राम में जाके आप फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैंने ऑलरेडी अपलोडेड है. और जो स्टूडेंट अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट है जो ऑलरेडी ये लेक्चर ले चुके हैं, तो ऑलरेडी आपके ड्राइव पे मैंने ये चैप्टर्स डाल चुके हैं ओपन फाइल. ओके तो अब यहाँ पर मैंने ऑल टुगेदर यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना दिया है 2 दिन थोड़ा सा नॉट वेल, तो उसके अंदर मैं थोड़े से एफर्ट्स, मतलब बिकॉज मेरे को इंटरेक्शन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था. इवन आई रिकॉर्डेड यस्टरडे अगेन, मतलब ये चैप्टर को रिकॉर्ड किया, लेकिन वो थोड़ा सा एक 15-20 मिनट के बाद आई गूफ अप एंड वापस मैंने कर दिया, शट डाउन कर दिया. तो ये 2 दिन के अंदर मैंने 2 चैप्टर के नोट बना दिए. इट टेक्स ए कंसिडरेबल टाइम टू डेवलप दिस चार्ट एज सच जो ऑन स्क्रीन है. तो मैं डायरेक्टली वो स्क्रीन के चार्ट से और स्ट्रक्चर से जाऊंगा. आपको आपके पास टेक्स्ट बुक ऑलरेडी है, आप टेक्स्ट बुक से आप वो रिफर कर सकते हो कंटेंट वाइज. ओके तो यहाँ पर वी कैन फोकस ऑन पीयर रिव्यू प्रोसेस एज सच. तो पीयर रिव्यू के अंदर हमें पढ़ना क्या है, तो हमारे पास टोटल 7 चीजें हैं. 7 थिंग्स वी नीड टू स्टडी इन पीयर रिव्यू. सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, जो आप मेरे एकदम सर के ऊपर देख रहे हो. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू. हमें ऑब्जेक्टिव बताइए, हमें स्कोप बताइए, लेकिन खाली आप ये समझिए हमें खाली ऑब्जेक्टिव या स्कोप नहीं पढ़ना है. हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, स्कोप के बाद भाई कुछ चीजें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कुछ चीजें स्कोप में नहीं आने वाली है वो दिया हुआ है. ये पूरा का पूरा सेम है जो आपका ऑल टुगेदर वाले. उसमें थोड़ा सा उन्होंने एडिशन किया हुआ है, थोड़े से एडिशन मतलब क्या मालूम है, क्या एक एक्सप्लेनेशन ऐड किए हुए कि भाई पीयर रिव्यू तुम्हारे इसमें डेफिशिएंसी ढूंढने के लिए नहीं किया जा रहा है. ओके पीयर रिव्यू की वजह से हम लोग चाहते हैं कि चीजें मॉडिफाई हो, चीजें इंप्रूव हो. दैट इज ए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट शुड बी. बिकॉज व्हेन आई से पीयर रिव्यू मतलब सेम लाइन वाले रिव्यूअर होने चाहिए. यानी आप और मैं, हम दोनों पीयर, मतलब पीयर है, पीयर मतलब सेम कैटेगरी. एंड अगर एक बंदा दूसरे को रिव्यू करता है तो वो ऐसे आइडेंटिफाई, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए तू गलत है या कुछ है, तो ही शुड आइडेंटिफाई और हम लोग उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे मेनली. ओके हमारे इसमें कमी ढूंढने से ज्यादा हमें इंप्रूव करने का ओके मेन ऑब्जेक्टिव यहां का ये होना चाहिए. तो ये एक थोड़े से छोटे मोटे वर्डिंग्स ऐड किए हुए हैं. दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड एप्लीकेबिलिटी, अ कंप्लीटली अमेंडेड स्ट्रक्चर. ओके तो इसीलिए ये एलडीआर है क्योंकि ये नया है वह. बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन दिस इज बेसिकली विल बी कमिंग इन फर्स्ट टाइम. बिकॉज कुछ क्या था पहले, क्या था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. ओके तो अभी लेवल 3 निकल चुका है. लेवल 1, लेवल 2 और स्पेशल कैटेगरी मतलब सर्टेन स्ट्रक्चर कैटेगरी दी हुई है, और उसमें से कुछ चीजें जो लेवल 2 में थी वो लेवल 1 में डाल दी गई है. इस तरह से मिसमैच है. तो आपका जो भी पहले का आंसर आपने एप्लीकेबिलिटी के लिए पढ़ा होगा वो चीज इग्नोर करिए और यहां पर जो नई एप्लीकेबिलिटी है उसको पढ़िए. ओके डेफिनेटली वहां पर आपने 15 मिनट डाले होंगे. ओके लेकिन ठीक है, स्ट्रक्चर उसी तरह है, तो कोई ऐसा बहुत तुम्हारा ऐसा लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली ये नई एप्लीकेबिलिटी अपने को याद रखनी है. ओके उसके बाद आता है पीयर रिव्यू बोर्ड. बोर्ड के मेंबर कितने होंगे, पहले जो थे वही कैटेगरी है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है. यहां पर थोड़ा सा एडिशनल कंटेंट अपने सिलेबस में डाला गया है. देखेंगे
हम लोग कि पीयर रिव्यू बोर्ड की मीटिंग कितनी होनी चाहिए, मीटिंग का डिफरेंट गैप क्या होना चाहिए, ओके, टर्म टेन्योर ऑफ मेंबर्स उसका डिस्कशन यहां पर किया हुआ है। तो थोड़े से कंटेंट एक मार्जिनल, मतलब दैट इज नॉट आल्सो इंपैक्टिंग एज सच, ओनली एमसीक्यू के लिए वो रिलेवेंस हो सकता है मालिक। उसके बाद है रिव्यूअर, हाँ ये वापस आपके लिए चेंज है, तो ये एलडीआर है। चेंज मतलब इन्होंने इसको मॉडिफाई किया है कि भाई रिव्यूअर कौन होना चाहिए, रिव्यूअर की कैटेगरी क्या होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए रिव्यूअर के इसमें, काफी हद तक पहले वाले कॉन्सेप्ट में, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐड की हुई है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूं कि पहले रिव्यूअर वही होता था जो प्रैक्टिस किया होगा, ओके, यानी उसका प्रैक्टिस का मिनिमम पीरियड ये होना चाहिए, ओके। लेकिन अब ऐसा एक रिव्यूअर है जो बंदा है, एक ऐसा सीए इन प्रैक्टिस है जो कुछ साल इंडस्ट्री में काम किया और अब प्रैक्टिस में आया, क्या वो भी रिव्यूअर बन सकता है? आंसर इज यस, उसके क्राइटेरिया ऐड ऑन किए हुए हैं। तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया व्हिच हैज बीन टेकन केयर ऑफ, ओके, सो आप वो देख सकते हो डेफिनेटली, बट वो प्रैक्टिसिंग सीए होना जरूरी है करंटली, ये पॉइंट क्लियर है, ओके। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बंदा वो क्वालिफाइड असिस्टेंट लेके जा सकता है? आंसर इज यस, क्वालिफाइड असिस्टेंट का आपको भी पता होगा, सिमिलर आंसर है, कोई चेंज नहीं है, एक बंदा होना चाहिए जो क्वालिफाइड असिस्टेंट है। उसके बाद अप्रोच दिया हुआ है रिव्यूअर का, एक बेसिक अप्रोच क्या होना चाहिए, और ये भी आंसर आपके पिछले मतलब सेम सिमिलर जा रहा है, और पीयर रिव्यू प्रोसेस भी आपका सेम है। यानी अगर आपको पीयर रिव्यू प्रोसेस याद होगा तो सिलेक्शन ऑफ एंटिटी एंड प्लानिंग, ओके, उसके बाद था एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, यानी 3 स्टेप थे, ओके, प्लानिंग, ओके, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, उसके साथ में सिलेक्शन भी है। तो सिलेक्शन एंड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, ये 3 चीजें अपने को करनी है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस इन्वॉल्व्स टोटल 3 थिंग्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, वो 3 अलग अलग आंसर में जाएंगे। तो एक एक चीज पढ़ते हैं, एक एक चीज अपन फटाफट अपडेट करते हैं। तो लॉजिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो रेड मार्क किया है या एलडीआर मार्क किया है, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अमेंडेड, ओके, दिस इज कॉल्ड अमेंडेड, मतलब इसमें ओके अमेंडमेंट आया हुआ है, तो उधर ध्यान रखना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओके ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में। सर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में देख लीजिए, आपका चार्ट अगर देखोगे तो चार्ट के अंदर आपकी टोटल 4 चीजें हैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सब कवर है। तो जिनके पास टेक्स्ट बुक्स है, टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो, ओके, एनीवे आप अपने एंड पे चार्ट क्या बनाना है, समरी कुछ बनानी है, वो आपका पॉइंट है। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो तो अगर आप देखोगे तो आपके पास जो टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट है, जो सीक्वेंस है, और ये टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट अपने घर की खेती नहीं है, ये मॉड्यूल की खेती है, मॉड्यूल का फॉर्मेट अपन यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू है, दूसरा स्कोप है, तीसरा पॉइंट आपके लिए एप्लीबिलिटी है। तो उसके बीच में अगर देखोगे सेकंड जो स्कोप है, स्कोप के अंदर ही आपको और 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो डिस्कशन पॉइंट के आएंगे, ओके। तो आपको ये समझना है, ओके, दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर विल गो हेड। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में कितने क्वेश्चन है? पहला जो मेरे सर के ऊपर है एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, ठीक है मालिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू क्या है। दूसरा स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू, यानी वो क्या क्या चीज कवर करेंगे, ओके, स्कोप में मतलब क्या क्या चीज चेक करेंगे, कंप्लायंस बोलो, कंप्लायंस टेस्टिंग बोलो, या सब्सटेंटिव टेस्टिंग बोलो, कंप्लायंस अप्रोच बोलो, या सब्सटेंटिव अप्रोच बोलो, वॉट एवर इट में भी, वो लोग क्या क्या चेक करेंगे ये डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट आता है टीपीई, मेरे ख्याल से जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको आइडिया होगा, टीपी मतलब टेक्निकल प्रोफेशनल एंड इथिकल स्टैंडर्ड्स। तो टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या आता है, टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड्स में क्या क्या आता है वो डिस्कस किया हुआ है। और ये भी सिमिलर आंसर है, खाली एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है जो ऑलरेडी अवेयर है सबको, ओके। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज क्या क्या चीजें स्कोप में कवर नहीं की जाएगी आउटसाइड द स्कोप, यानी एश्योरेंस सर्विसेज में क्या क्या नहीं आएगा, वो डिस्कशन आपको लास्ट में दिया हुआ है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस का डिस्कशन एकदम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू। सर हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीयर रिव्यू आर देयर? 2, ओके। जब भी पीयर रिव्यू किया जाएगा तो रिव्यूअर, ओके, जो मकसद होगा पीयर रिव्यू का, ये 2 चीज होगी। पहली क्या, ओके, प्रैक्टिस यूनिट। अभी इसमें एक 2-3 वर्ड को मैं आपको हाईलाइट करा दूं, ओके, जो ऑलरेडी जानते हैं गुड इनफ, नहीं जानते उनके लिए ये जरूरी है। प्रैक्टिस यूनिट मतलब एक पर्टिकुलर सीए फर्म जिसका रिव्यू हो रहा है, प्रैक्टिस यूनिट मतलब सीए फर्म जिसका रिव्यू हो रहा है। रिव्यूअर मतलब जो पर्सन है वो रिव्यू करने वाला है प्रैक्टिस यूनिट को, ओके, रिव्यूअर, ओके, जो रिव्यू करने वाला है प्रैक्टिस यूनिट को। और ये रिव्यूअर और प्रैक्टिस यूनिट की मुलाकात कौन कराएगा? एंड दैट इज कॉल्ड पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड करके एक मतलब एक कमिटी होगी, ओके, वो बोर्ड डिफाइन करेगा कि किसका रिव्यू होगा और रिव्यूअर कौन होगा। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो आप शब्दों को ध्यान रखिए, एक होगा प्रैक्टिस यूनिट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए मतलब सीए फर्म जिसका पीयर रिव्यू होने वाला है। एक है रिव्यूअर मतलब जो रिव्यू करने वाला है, और एक है पीयर रिव्यू बोर्ड जो बताएगा कि किसका रिव्यू होगा, कौन रिव्यूअर कैसे होगा, कौन करेगा, और उनको रिपोर्टिंग जाएगी। दिस इज द स्ट्रक्चर। एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट होता है जो रिव्यूअर को मदद करता है, रिव्यूअर को मदद करता है। रिव्यूअर को देखो, रिव्यूअर अकेला रिव्यू करना बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है तो उसको कंपाइलेशन करने के लिए, ओके, डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस करने के लिए, ओके, अल्टीमेटली जजमेंट तो रिव्यूअर ही लगाएगा, लेकिन सारा प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपीडिएट करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए हमें रिव्यूअर को एक क्वालिफाइड असिस्टेंट देने की, ओके, परमिशन दी गई है। तो क्वालिफाइड असिस्टेंट अगर वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना होगा, ही इज ए रिव्यूअर असिस्टेंट टू द रिव्यूअर। क्वालिफाइड असिस्टेंट मतलब आप अपने आप को मत पकड़ो, आर्टिकल असिस्टेंट कभी भी, ओके, क्वालिफाइड असिस्टेंट नहीं हो सकता पीयर रिव्यू में।
तो पीयर रिव्यू में सर क्वालिफाइड असिस्टेंट सीए होना जरूरी है। ओके, तो इस कंटेक्स्ट में आप ध्यान रखना, क्वालिफाइड असिस्टेंट की बात होगी तो आपको बस ये शब्द बताए हुए। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो प्रैक्टिस यूनिट है क्या वो कंप्लाई करता है टीपीई से? सर टीपीई टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड से। एंड सेकंड पॉइंट, जो आपका प्रैक्टिस यूनिट है क्या उनके पास प्रॉपर प्लेस में है क्या, मतलब क्या सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्या उनके पास क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम ओके एग्जिस्टिंग है क्या, मतलब उनके प्लेस में है क्या? ये दो मेन मकसद है पीयर रिव्यू के। वापस बता रहा हूं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू? ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू, पहला ऑब्जेक्टिव इज टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड से तुम कंप्लाई करते हो। एंड सेकंड, क्या तुम्हारे पास ओके प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है क्या, प्रॉपर तुम्हारे पास प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है क्या? अगर ये तोड़ सही चीज है, तोड़ कॉन्सेप्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी भाई यार आपके पास सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अगर ये दो ऑब्जेक्टिव है तो इसके लिए स्कोप क्या दिया हुआ है? स्कोप मतलब आप क्या क्या कवर कर सकते हो, आप क्या क्या कवर कर सकते हो। तो आप एश्योरेंस सर्विसेज कवर करोगे। ओके, कौन सी सर्विसेज कवर करोगे? एश्योरेंस सर्विसेज, जहां पर आप ओपिनियन दोगे। ओके, इंगेजमेंट एक ऐसा इंगेजमेंट होगा जहां पर आप ओपिनियन दोगे और आपके ओपिनियन की वजह से सामने वाले पर्सन को कॉन्फिडेंस आता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। ओके, वापस समझा रहा हूं, समझने श्योर हो? ओके, आप एक पर्टिकुलर कंक्लूजन दोगे, आप एक ओपिनियन दोगे, आप कंक्लूड करते हो या ओपिनियन देते हो जिसकी वजह से सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है। ओके, यहां पर इस कंटेक्स्ट में, एंड ये कंटेक्स्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। तो मेक इट अंडरस्टैंड, दे आर सेइंग द एंगेजमेंट विच इज गिविंग एन ओपिनियन और कंक्लूजन बाय विच ओके द पर्सन, जो भी पर्सन होगा, इंटेंडेड यूजर्स होंगे जो अपने ओपिनियन को, कंक्लूजन को यूज करेंगे, उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ओके, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कौन सर? जिसने ये बनाया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, यानी आपके क्लाइंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है उसको आपने ऑडिट करके दिए और सामने वाले को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आया। तो इसका मतलब सर इसके अंदर क्या कवर है? एश्योरेंस एंगेजमेंट कवर है। सर व्हेन आई से एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो आप दिमाग में क्लियर रखिए, एश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब जिस पे आप एश्योरेंस देते हो। इसका मतलब खाली स्टैट ऑडिट कवर रहेगा? आंसर इज नो। क्या पर मैंने बोला स्टैट ऑडिट नहीं बोला, एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो जो एंगेजमेंट में आप कंक्लूजन देते हो, जिस कंक्लूजन के बेसिस पे सामने वाले का डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दैट विल बी पार्ट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। ओके, कैन इट बी इंटरनल ऑडिटर? आंसर इज यस। कैन इट बी टैक्स ऑडिटर? आंसर इज यस। कैन इट बी जीएसटी ऑडिटर? आंसर इज यस। ये मतलब इस कंटेक्स्ट में आपको डिफाइन किया हुआ है। सिस्टम ऑडिटर भी हो सकता है, कॉन्करेंट ऑडिटर भी हो सकता है, आपको यह समझना रहेगा। ओके, तो इंटरनल ऑडिट वाले कॉन्सेप्ट या टैक्स ऑडिट, ये सारी चीजें जिसमें आप है ना व्हाट यू आर गिविंग इज गिविंग ए कॉन्फिडेंस टू द यूजर, तो ये इंगेजमेंट यहां पर कवर होते हैं। तो स्कोप में क्या होगा? तो ये इंगेजमेंट के रिलेटेड ओके स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू क्या होगा? तो आपने 6 पॉइंट रट लेना है। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या प्रैक्टिस यूनिट कंप्लाई करता है टीपीई से। व्हाट इज द टीपीई? टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड। दूसरा ओके, क्या प्रैक्टिस यूनिट क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग मेंटेन करता है क्या, यानी रिपोर्टिंग जो देता है वो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग सही है कि नहीं। क्या प्रैक्टिस यूनिट के पास सिस्टम एंड प्रोसीजर्स है फॉर कैरिंग आउट एश्योरेंस सर्विसेज? जो एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं क्या उनके पास सिस्टम एंड प्रोसीजर है क्या? अगर उनके पास सिस्टम एंड प्रोसीजर नहीं है तो दिक्कत होगी। तो सिस्टम एंड प्रोसीजर जब मैं बात कर रहा हूं तो सर इसका मतलब क्या होगा? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो सर पहला पॉइंट टीपीई, दूसरा पॉइंट क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, आपकी रिपोर्टिंग कैसी है, तीसरा पॉइंट सिस्टम एंड प्रोसीजर ताकि आप एश्योरेंस सर्विसेज कैरी कर सको। चौथा सिनेरियो, क्या आप ट्रेनिंग टू द स्टाफ देते हो क्या? एंड पांचवा और छठा पॉइंट, क्या आप कंप्लाई करते हो? एंड छठा पॉइंट, कंप्लाई करते हो। सर कंप्लाई किससे करते हैं? कंप्लाई विद द गाइडलाइंस व्हिच आर गिवन बाय आईसीएआई। कंप्लाई विद द गाइडलाइंस व्हिच आर गिवन बाय आईसीएआई। ओके, खाली फिफ्थ में याद रखना, कंप्लाई विद द गाइडलाइंस गिवन बाय आईसीएआई फॉर द मेंबर्स के लिए जो गाइडलाइंस है। सर कौन सी गाइडलाइंस होती है? ओके, आपने ऑलरेडी पढ़ी है कल। ओके, एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिट की फीस इतनी होनी चाहिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट का रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, आप इतने स्टैट्यूटरी ऑडिट के ऊपर ले नहीं सकते, नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ये कंप्लाई करना। पांचवा पॉइंट, कंप्लाई विद द गाइडलाइंस रिलेटेड टू मेंबर्स। एंड सिक्स पॉइंट इज कंप्लाई विद द गाइडलाइंस रिलेटेड टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का टाइमिंग क्या होना चाहिए, आर्टिकल्स के रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो, उनको स्टाइपेंड का पॉइंट है, ये कंप्लाई करते हो कि नहीं, ये स्कोप में दिखा जाएगा। यानी जब पीयर रिव्यू प्रोसेस किया जाएगा मालिक, जब पीयर रिव्यू प्रोसेस किया जाएगा तो आपका स्कोप क्या होगा? स्कोप विल बी ओके 6 पॉइंट्स। व्हाट आर द 6 पॉइंट्स मालिक? मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है। कंप्लाई विद टीपी, सेकंड पॉइंट क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, थर्ड पॉइंट सिस्टम एंड प्रोसीजर, फोर्थ पॉइंट ट्रेनिंग, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट कंप्लायंस विद गाइडलाइंस ऑफ आईसीएआई रिलेटेड टू मेंबर्स, रिलेटेड टू आर्टिकल्स। एक दो लाइन में उसका आंसर है, वो आप आराम से याद रख सकते हैं मालिक। ओके, गाइडलाइंस हो गए, डायरेक्शंस हो गए, जो भी होंगे ओके यहां पर है। एग्जांपल अटेंडेंस रजिस्टर रखना रहता है आर्टिकल्स का, वो तुम मेंटेन कर रहे हो कि नहीं, वो कंप्लाई करते हो कि नहीं, ये दैट्स ए स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। ओके, ठीक है मालिक, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू। अब कॉन्सेप्ट आता है सर टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? ये भी अपना ऑलरेडी कवर्ड है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अपने आईसीएआई ने इशू की है। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेक्शन 133 में नेफ्रा ने इशू किए हुए। ओके, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सेक्शन 133 में नेफ्रा ने इशू की है। तो यानी इन शॉर्ट ओके, इंस्टीट्यूट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नेफ्रा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस हो रहा है क्या आपका? तो यहां पर टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या आएगा? टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड में ओके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीएआई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय नेफ्रा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय नेफ्रा। उसके
उसके बाद स्टैंडर्ड्स विच आर रिलेटेड टू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट होते हैं, गाइडेंस नोट होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटर होता है, गाइडेंस होते हैं, ओके, इनको गाइडलाइंस होते हैं, क्या इनको कंप्लाई करते हो क्या, मतलब टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड में वो भी आता है, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये सब चीज आती है, स्टेटमेंट्स आते हैं, उनके गाइडेंस नोट आते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट भी आता है और उसके साथ में गाइडलाइंस भी आती है। ओके, एफआरए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो भी आपका क्लाइंट है उसके जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसका पूरा 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 कंप्लायंस देखा हुआ है। एंड लास्ट पॉइंट, कंप्लायंस विद रिलेवेंट स्टैट्यूज एंड लॉ, जो भी स्टैट्यू एंड लॉ के साथ कंप्लायंस करना चाहिए वो उस चीज का टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड में कवरेज होता है। तो ये लोग क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, एज पर द इंस्टीट्यूट, एज पर द पीयर रिव्यू, ओके, एज पर द पीयर रिव्यू व्हाट टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड मींस। तो आपको याद रखना होगा, आपको 6 पॉइंट लिखने होंगे। सबसे पहला, टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड इंक्लूड, पहले 3 याद रख लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड अंडर सेक्शन 133, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड अंडर सेक्शन 133, मतलब नेफ्रा। उसके बाद है स्टैंडर्ड्स कौन से हो सकते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडेंस नोट, गाइडलाइंस, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का नॉलेज, ओके, दैट इज ए पार्ट, एंड रिलेवेंट स्टैट्यू एंड लॉज, ये मालूम होना चाहिए, दैट इज ए कंप्लायंस, दैट इज कॉल्ड टीपीई, टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड्स। ओके, भारत माता की जय। ओके, ये यहां तक क्लियर है। अब आता है आउटसाइड द स्कोप, यानी एग्जांपल, यहां पर अगर पीयर रिव्यूअर आया आपके पास, रिव्यूअर आया, प्रैक्टिस यूनिट के पास रिव्यूअर आया, तो इन चीजों को छेड़ेगा नहीं। एग्जाम्पल, ओके, आप किसी क्लाइंट के लिए, ओके, कोई अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करते हो, जैसे टैक्स अथॉरिटीज हो गई या किसी और अथॉरिटी हो गई, उनके सामने आप जाके रिप्रेजेंट करते हो, वो इस पॉइंट में कवरेज नहीं होगा। टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, वो इस पॉइंट में कवरेज नहीं होगा। आप कंपाइलेशन, किसी क्लाइंट का कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते हो, इसके अंदर कवर नहीं होगा। आप किसी और क्लाइंट के कुछ कंपाइलेशन या कोलेटिंग या प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अदर देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एग्जांपल कॉस्ट के रिलेटेड काम कर रहे हो, कॉस्टिंग कैलकुलेशन करना, कॉस्ट शीट बनाना, ये कर रहे हो, ये भी इसमें कवरेज नहीं होगा। अगर आप किसी को एक्सपर्ट का विटनेस दे रहे हो या किसी पे एक्सपर्ट का ओपिनियन के लिए आपको बुलाया गया है, वो भी इसमें कवर नहीं होगा। एंड ड्यू डिलिजेंस वाले कॉन्सेप्ट इसमें कवर नहीं होगा। एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज इसमें कवर नहीं होंगे। एंड मैंने से मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज आपके इसमें ये होगा सर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज अगर आपने देखा होगा प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड अदर थिंग्स, जो अपन ने इवन अगर आपको याद होगा आईसीए ने ऑल टुगेदर, अगर आप इसके पिछले वाला लेक्चर जो देखा था विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल एथिक्स, उसके अंदर आपको मालूम होगा 27-28 मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विस की लिस्ट दी थी। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो वो चीज कवर नहीं होगी। इन शॉर्ट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कवरेज क्या होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट कवर होता है, इंटरनल ऑडिट कवर होता है, टैक्स ऑडिट कवर होता है, ओके, रिव्यू कवर होता है, एश्योरेंस सर्विसेज वाले कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वांट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इसको दो करके याद रखिए। ओके, पहला अथॉरिटीज एंड टैक्स रिटर्न्स, उसके बाद कंपाइलेशन, उसके बाद एक्सपर्ट एंड ड्यू डिलिजेंस एंड एमसीएस, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्विसेज, ये कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर सिमिलर है। ओके, ये हो गया आपका पहला पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। तो मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर, मेक इट श्योर ये दिमाग में क्लियर रहे। खाली आपको एक एडिशनल क्या हुआ, टेक्निकल प्रोफेशनल इथिकल स्टैंडर्ड्स में अगर आपको याद होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय आईसीए के साथ में आपको एक और एक पॉइंट ऐड करना होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड अंडर सेक्शन 133, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड अंडर सेक्शन 133। ओके, यानी अगेन नेफ्रा के थ्रू जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको आपने टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में, इथिकल स्टैंडर्ड में इंक्लूड करना है मालिक। एवरीबॉडी क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है एप्लीकेबिलिटी। नाउ कम्स एलडीआर। व्हाई इट इज एलडीआर? ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन या समथिंग है। ओके, कॉम्प्लिकेट तो बना है क्योंकि अभी नंबर्स बहुत याद रखने पड़ेंगे। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, अभी अपन अगर टेक्स्ट बुक देखते हैं तो टेक्स्ट बुक में अगर देखोगे, देख लीजिए एक बार मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू खत्म किया, स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू अपन ने खत्म किया। इसके बाद आपको टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने बता दिया। उसके बाद इंगेजमेंट मतलब क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस किया। इंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस ए कंक्लूजन डिजाइन टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर्स अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जो बनाता है, अबाउट द आउटकम ऑफ इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है अगेंस्ट क्राइटेरिया। यानी भाई सब्जेक्ट मैटर मतलब ओके, पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सब्जेक्ट मैटर होते हैं, और क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपने पीएससी ऑडिट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना चाहिए। सेम लॉजिक होता है पीएससी ऑडिट में, अपन ने बात किया हुआ है 3 चीजें। ओके, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब जो बनाता है, इंटेंडेड यूजर मतलब जो उसको यूज करता है। ओके सर, सब्जेक्ट मैटर मतलब जो बनाया हुआ है। ओके, क्राइटेरिया जिसके अगेंस्ट कंपेयर करना है, और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मतलब जिसके ऊपर अपन ओपिनियन देते हैं। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर वर्क। ओके, ये लोग ही बोलते हैं बट डज नॉट इंक्लूड, ये आपने याद रखना है, यानी आउट ऑफ द स्कोप। और ये 8 पॉइंट है जो अपन डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो याद रखना व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट। और एक लास्ट लाइन दी है, द फ्रेज एश्योरेंस सर्विसेज इज यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ऑडिट सर्विसेज, अटेस्टेशन सर्विसेज, ऑडिट फंक्शंस, आइदर ऑफ इट। ओके, डजंट मैटर, ये सारी की सारी सर्विस आ जाती है। अब अपन बढ़ रहे हैं एप्लीकेबिलिटी की तरफ। और तो अगर आप देखोगे तो एप्लीकेबिलिटी लेवल 1, एक लेवल 1 यूनिट है, लेवल 2 यूनिट है,
ओके अगर आप देखोगे, और उसके बाद स्पेशल केसेस के अलग से पॉइंट है, यानी सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे इस तरह से है। तो ये 2 पेज ओके मैंने इस स्ट्रक्चर में बनाया, तो ये आप देख लीजिए, एंड दैट इज कॉल्ड एप्लीकेबिलिटी। अगर एप्लीकेबिलिटी देखोगे तो ये 2 पेज आप थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से रटने का पॉइंट रहेगा। तो यहां पर अपना अपना होगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पीयर रिव्यू किसको होगा? ओके इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड करोगे, एक है लेवल 1 यूनिट, एक है लेवल 2 यूनिट्स, और एक है अदर्स। अदर्स को डिस्कशन में बाद में करता हूं, पहले लेवल 1 यूनिट की बात करते हैं। सर तीनों केसेस में क्या सीन है? लेवल 1 यूनिट वंस इन 3 इयर्स, वंस इन 3 इयर्स। लेवल 2 यूनिट वंस इन 4 इयर्स, यानी 3 साल में एक बार आपका पीयर रिव्यू होगा अगर आप लेवल 1 यूनिट हो। ओके 4 साल में एक बार आपका पीयर रिव्यू होगा अगर आप लेवल 2 यूनिट्स हो। ओके और अदर मतलब सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस है जिसकी वजह से रिव्यू हुआ है, तो सर्कमस्टेंस के बेसिस पे आपका रिव्यू होगा। ओके तो पहले वापस बोल रहा हूं, लेवल 1 ओके वंस इन 3 इयर्स, लेवल 2 वंस इन 4 इयर्स। अगर आपको याद होगा तो लेवल 3 था वंस इन 5 इयर्स, वो कैंसिल कर देने का, तो वंस इन 5 ईयर कैंसिल। और लेवल 1 और लेवल 2 का फिल्टर भी बहुत खतरनाक चेंज हुआ है, तो आराम से देखते हैं। ओके काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन चीजें ऐड ऑन की हुई है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यानी लेवल 2 की कुछ चीज निकाल के लेवल 1 में डाल दिया है, ये भी सिनेरियो हुआ है। ओके तो इस तरह से क्या दिया हुआ है, लेवल 1 वंस इन 3 इयर्स। सर ये क्या है? ये ऐसी चीज है जहां पर ये डिफाइन किया जाएगा, जिस साल में आपका रिव्यू हो रहा है, जिस साल में आपका रिव्यू हो रहा है, आपको इंटीमेशन आएगा पीयर रिव्यू बोर्ड से। पीयर रिव्यू बोर्ड से आएगा इंटीमेशन कि भाई ओके आपका रिव्यू होने वाला है, और आपको फिर बताना है कि आप लेवल 1 में आते हो या लेवल 2 में आते हो। प्लीज अंडरस्टैंड। ओके बोर्ड, पीयर रिव्यू बोर्ड आपको बताएगा कि आपका रिव्यू में आ रहा है, और आपको उसको बताना पड़ेगा पीयर रिव्यू बोर्ड के कि आप लेवल 1 में आते हो, लेवल 2 में आते हो। सर मैं कैसे बताऊंगा मैं लेवल 1 में हूं या लेवल 2 में? तो वो क्राइटेरिया जो डिफाइन किए हुए, जो स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहे हैं, अगर ये ऑडिट्स, ये जो कैटेगरी ऑफ ऑडिट है, ये जो कैटेगरी ऑफ ऑडिट है, अगर आपके पास करंट ईयर में जिस टाइम पे रिव्यू हुआ है, रिव्यू के लिए आपको एप्लीकेशन आया हुआ है, पीयर रिव्यू बोर्ड ने बोला आपका रिव्यू होने वाला है, उस टाइम के पास अगर आपके पास लेवल 1 के ऑडिट है, लेवल 1 के ऑडिट है तो आप लेवल 1 में जाओगे, और लेवल 1 के नहीं है, लेवल 2 के ऑडिट्स है तो लेवल 2 में जाओगे। आपको ये देखना होगा, और आपको इंटीमेट करना पड़ेगा पीयर रिव्यू बोर्ड को कि आपका लेवल 1 कैटेगरी है या लेवल 2 कैटेगरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपके क्लाइंट बेस कैसा है, आपका क्लाइंट बेस कैसा है, उसके बेसिस पे डिपेंड होगा कि आप लेवल 1 में आओगे, लेवल 2 में आओगे। सर ये लेवल 1 में, लेवल 2 में कौन डालेगा? ओके डालने वाला कोई नहीं रहेगा, ये आप ही बताओगे कि आपके पास कौन सा काम है, उसके बेसिस पे पीयर रिव्यू बोर्ड लेवल 1 लेवल 2 कैटेगरी डिसाइड करेगी। क्योंकि लेवल 1 के कैटेगरी के रिव्यूअर अलग रहेंगे, लेवल 2 के कैटेगरी के रिव्यूअर अलग रहेंगे। रिव्यूअर जो रिव्यू करने आने वाला है, इसीलिए यू शुड बी वेरी वेल सबमिटिंग दिस पॉइंट, ये अपने को सबमिट करना होगा। तो देख लेते हैं लेवल 1 कैटेगरी कौन सी होती है। लेवल 1 कैटेगरी कौन सी होती है? तो सर लेवल 1 कैटेगरी ऑफ प्रैक्टिस यूनिट मतलब क्या? अगर प्रैक्टिस यूनिट के पास जिस टाइम पे रिव्यू हो रहा है, अगर आपके पास ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये काम है, तो आप लेवल 1 हो। अभी सर कौन से काम है? और ये काम पिछले साल के नहीं देखे जा रहे, जिस टाइम पे आपको एप्लीकेशन आ रहा है कि आपका रिव्यू होने वाला है, उस टाइम पे आपके पास कौन से काम है, उसके हिसाब से लेवल डिसाइड होगा। तो आप समझ लीजिए ओके कौन से लेवल 1 में आओ। लेवल 1 में आप क्या हो? आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। अब सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो कितनी चीजों का? अब 4 चीजें स्क्रीन पे लिखी हुई है, वो 4 चीजें पहले रटो। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? बैंक के, पीएसयू के, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंश्योरेंस कंपनी। वापस आते हैं, 4 चीजें, बैंक, पीएसयू, कोऑपरेटिव सोसाइटी ओके एंड इंश्योरेंस। बैंक, पीएसयू, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंश्योरेंस। बैंक, पीएसयू, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इंश्योरेंस। बैंक में 6 बैंक्स है। पहला प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये 6 बैंक आपको याद रखना है। यानी आपको याद रखना है, गलती से भी पुराना आंसर मत याद रखना, नहीं तो आरआरबी लेवल 2 में चला जाता था। तो मेक इट श्योर आपके दिमाग में क्लियर है, अगर आरआरबी है तो आप लेवल 1 में चले गए हो। ओके तो याद रखना ओके बैंक में कितनी बैंक है? 6 बैंक है। प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद आता है आपके लिए आरआरबी, उसके साथ और एक आता है आपके लिए फॉरेन बैंक, और उसके बाद आता है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो बैंक की कैटेगरी में डाला है मैंने पीएफआई को अलग भी रख सकते थे, लेकिन बैंक की कैटेगरी में डाला हुआ है मैंने, क्योंकि एनीवे उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से तो एप्लीकेशन ये करना ही पड़ता है रजिस्ट्रेशन, तब जाके वो पीएफआई की कैटेगरी में आते हैं। तो नेवरदलेस अगर आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कितनी चीजों के? 4 चीजें। कौन सी? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएसयू एंड लास्ट पॉइंट इज इंश्योरेंस। ओके बैंक में कितनी बैंक है? 6 बैंक है। ओके लॉजिक समझ में आया? पहला रट लो ये, ठीक है सर। तो प्राइवेट बैंक का अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, पब्लिक बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, कोऑपरेटिव बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आरआरबी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ये चारों में मैं जो 6 पॉइंट बोल रहा हूं, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर। प्राइवेट बैंक का सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, ओके पब्लिक का हो, कोऑपरेटिव बैंक का हो, फॉरेन बैंक का हो, आरआरबी का हो, या पीएफआई का हो, या ओके सेंट्रल और स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका मैं सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हूं।
या ओके सेंट्रल और स्टेट पीएसयू का सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और ओके इंश्योरेंस कंपनी का सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, इस केस में आप लेवल 1 कैटेगरी में जाओगे। अभी तक खत्म नहीं हुआ लेवल 1 को और आगे देखना है। पहले सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर का रट्टा मार लो, मालिक एवरीडी क्लियर? तो इधर तक आपने रटना चाहिए, जो स्क्रीन पे लिखा है उसको रट जाओ। ओके तो आपको लिखते वक्त ध्यान रखना है कि, और वापस मैं समझा रहा हूं, गलती से भी कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, सर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, आपके पास क्या काम है। एग्जांपल, अभी मैं प्रैक्टिस यूनिट हूं, मैं सीए फॉर्म हूं जो प्रैक्टिस में काम कर रहा हूं। ओके और मेरे को एक पीयर रिव्यू का एप्लीकेशन आता है, पीयर रिव्यू के लिए फॉर्म आता है और पीयर रिव्यू बोर्ड बोलती है आपका पीयर रिव्यू होने वाला है, आप बताइए आप लेवल 1 में आओगे या लेवल 2 में आओगे। फिर मैं डिसाइड करता हूं कि अच्छा मेरे पास कौन से काम है, और मेरे को तब मालूम पड़ता है मेरे आई एम ए सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अभी दूसरे काम क्या छोड़ दो, पर इसका एक काम तो है ना मेरे पास, आई एम लेवल 1 कैटेगरी। इनमें से ऐसा हो सकता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्क हो, कुछ काम लेवल 1 के है, लेवल 2 के भी है, आप लेवल 1 में जाओगे अगर लेवल 1 का एक भी काम रहा, और अगर लेवल 1 का एक भी काम नहीं रहा तो लेवल 2 में शिफ्ट हो गए, और लेवल 2 में से कोई काम ही नहीं है आपके पास, यानी एग्जांपल, और वापस बोल रहा हूं, सब उन्होंने सब एक्सेट्रा भी कवर किया लेवल 2 में, तो आप लेवल 1 लेवल 2 में ही डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आप एश्योरेंस सर्विसेज नहीं देते हो, आप ऑडिट सर्विसेज नहीं देते हो, आप खाली टैक्स के काम करते हो, टैक्स ऑडिट भी नहीं, टैक्स के काम, खाली टैक्स रिटर्न फाइल करना, यही करते हो, तो ये डिस्कशन ही मत करो, टेंशन ही नहीं है अपने पास। कुछ समझ में आया? ये कब होता है, ये ओनली आपके एश्योरेंस सर्विसेज है, तब आपका रिव्यू होगा। तो नेवरदलेस ओके सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मेरे ख्याल से चारों पॉइंट रख गए, 4 पॉइंट याद रखना। बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी में खाली सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंट्रल स्टेट नहीं, क्योंकि स्टेट रहा तो अलग अलग रहेगा, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बाद सेंट्रल और स्टेट पीएसयू वाला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड लास्ट पॉइंट इज इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अगला पॉइंट, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? आराम से घाई मत करना, यहां पर 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट्स आते हैं, और ये 9 होने के बाद, 9 पॉइंट होने के बाद आपका लेवल 1 खत्म होता है। मां कसम 9 पॉइंट है, भाई रटना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है क्योंकि अमेंडेड है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके तो सर अपने पास कौन से काम है? सबसे पहला, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनीज के। ठीक है मालिक, अब स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो और एंटिटी जो लिस्टेड है, एंटिटी ओके जिनके शेयर, सिक्योरिटीज या डेब्ट्स लिस्टेड है आइदर इंडिया में, आउटसाइड इंडिया, यानी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी में भी सिक्योरिटीज और डेप्ट लिस्टेड है, सिक्योरिटीज और डेप्ट लिस्टेड है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं वो लिस्टेड होंगे। वापस आता है पहला पॉइंट, ओके या तो आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो या म्यूचुअल फंड हो। सेकंड पॉइंट लिस्टेड कंपनी, आप ऐसे याद रखो लिस्टेड कंपनी। तीसरा पॉइंट ओके ट्रस्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है, ट्रस्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बना हुआ है, द ट्रस्ट विच आर फॉर्म फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, उनके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। चौथा एंटिटीज विच हैज रेज द फंड्स, एंटिटी विच हैज रेज द फंड्स, पैसा किससे रेज किया हुआ है, या तो बैंक से या पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और दैट इज मोर देन 50 करोड़। यानी आपका एक क्लाइंट है ओके जो लिस्टेड नहीं है, प्राइवेट कंपनी एग्जांपल लेते हैं, तो प्राइवेट कंपनी ऊपर की कैटेगरी में तो आ ही नहीं रही है, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी ने पैसा लिया हुआ है बैंक से, ओके बैंक से बोरो किया हुआ है, उन्होंने फंड्स रेज किए बैंक से, और वो 50 करोड़ के ऊपर है, तो ये लेवल 1 एंटिटी में आएगा। यानी अगर बोरोइंग्स आपकी ओके बोरोइंग्स आपकी या तो बैंक से, पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ से ज्यादा है, तो भी आप इस कैटेगरी में फिट हो गए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर? ओके या आपको डोनेशन या कंट्रीब्यूशन मिला है वो 50 करोड़ के ऊपर है, तो भी आप इस कैटेगरी में फिट होगे। या ओके आपके पास एंटिटी है जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है, 50 याद रखना, पहला एक तो भाई आपने बोरिंग की है 50 करोड़ की, या ओके आपको कंट्रीब्यूशन मिला है 50 करोड़ का, यानी पैसे किसी और से मिले 50 करोड़, या आपका खुद का नेटवर्थ 250 करोड़ के ऊपर है। नेटवर्थ कितना करोड़ है? 250 करोड़। या आपको फंड्स मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से 50 करोड़ के लिए, या आपको फंड्स मिले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 50 करोड़ के ऊपर, और उसके बाद आप एनबीएफसी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अभी आप ये भी बोल सकते हो सर एनबीएफसी फिर आपने ऊपर क्यों नहीं लिया? अरे भाई ऊपर सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, नीचे स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, इसलिए अपन ने एनबीएफसी को नीचे रखा है, नहीं तो बैंक में डालते थे ना अपन। ओके और उसके साथ है ओके लास्ट वाला पॉइंट अपन बाद में देखेंगे, पहले ये 8 पॉइंट रट लेते हैं। देख लीजिए 8 पॉइंट इधर रटिए, इधर देखिए, इधर देखिए। सबसे पहले आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? ओके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, सेकंड जो एंटिटीज लिस्टेड है। थर्ड ट्रस्ट जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। फोर्थ जो एंटिटी ने पैसे बोरो किए हैं बैंक से, पब्लिक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़ के ऊपर। जो एंटिटी जिनको कंट्रीब्यूशन मिला हुआ है 50 करोड़ से ज्यादा। ओके जो एंटिटी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा है। वो एंटिटी जिनको फंड्स मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से 50 करोड़ से ज्यादा। ओके एंड उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनबीएफसी। ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, ये रट गए तो काम खत्म हो जाता। यानी इन केस एग्जांपल समझो शुरू, इन शॉर्ट आपका एक क्लाइंट है, ओके क्लाइंट है और ये कैटेगरी में फिट होता है, तो आप लेवल 1 में चले जाओगे। ओके तो आराम से ये 8 पॉइंट पहले रट लो। ओके पहला एएमसी और म्यूचुअल फंड, सेकंड पॉइंट लिस्टेड, थर्ड पॉइंट ट्रस्ट, 3 पॉइंट तो याद रह गया। ओके म्यूचुअल फंड, ओके ऐसे याद रखना, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड, लिस्टेड और ट्रस्ट।
उसके बाद पैसा मिला है तो 3 50 करोड़ याद रखो, 50 करोड़ 3 को याद रखो। ओके, बोरो किया है किससे? पब्लिक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से 50 करोड़। उसके बाद या तो आपको कंट्रीब्यूशन मिला है, डोनेशन मिला है 50 करोड़, या आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिला है 50 करोड़। इसके बाद आपका नेटवर्थ है 250 करोड़। और लास्ट कॉन्सेप्ट है, आप कौन से हो? एनबीएफसी हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, आप एनबीएफसी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, ये जो 8 है ना, ये 8 इनमें से किसी की भी कोई पेरेंट है, होल्डिंग है, एसोसिएट है या सब्सिडरी है, ये 8 है, उनके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। ओके, पॉइंट समझने शुरू। ओके, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवी ऑफ अबव एंटिटीज, ओके, उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। यानी इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो, लेकिन उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, जो इनके पेरेंट है या सब्सिडरी है या एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है। तो आपको याद रखना होगा दैट यू आर कैटेगराइज इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट है सर, तो इसका मतलब खाली इन 8 की स्टैट्यूटरी, पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर की बात करेंगे। प्लीज डू अंडरस्टैंड। ओके, ये कॉन्सेप्ट भी कवर करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट टू बी, यहां पर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर होने चाहिए। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो सिर्फ इनके कैटेगरी में आता है। तो यहां पर इन लोग ने बोला है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ पेरेंट, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ऑफ अबव एंटिटीज। अबव एंटिटीज मतलब सारी एंटिटीज। इन शॉर्ट, मैंने इसमें सिंपल वे में करने के लिए लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अबव एंटिटीज। जब मैं अबव बोल रहा हूं तो इसका मतलब इट इज नॉट ओनली दिस अबव, ओके, इट इंक्लूड्स एवरीवन। तो अगर कोई पेरेंट कंपनी है, कोई सब्सिडरी है, कोई एसोसिएट है, कोई जॉइंट वेंचर है, ओके, तो आपको सारा का सारा स्टैट्यूटरी ऑडिट को कवर करना होगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू रेटिफाई फॉर लेवल 1। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक क्लाइंट है तो आपका वंस इन 3 ईयर्स पीयर रिव्यू होगा। यानी अभी पीयर रिव्यू होगा, उसके बाद 3 साल के अंदर, 3 साल जैसे ही होते हैं, ओके, वो 3 साल के अंदर अंदर और एक बार पीयर रिव्यू होगा। 3 साल खत्म होते ही और एक बार पीयर रिव्यू होना चाहिए। तो वंस इन 3 ईयर का कॉन्टेक्स्ट आपको डिफाइन किया हुआ है। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ओके सर, व्हाट इफ अभी मेरे पास लेवल 1 का काम है, ओके, और वंस इन 3 ईयर आपने बोला, तो अभी पीयर रिव्यू हुआ और वापस 3 साल के बाद पीयर रिव्यू हुआ, ओके, पर तब जब अगली बार 3 साल के बाद जब वापस मेरे पास एप्लीकेशन आया पीयर रिव्यू का, तब मेरे पास लेवल 1 का काम नहीं था, तो लेवल 2 का काम था। ओके, लेवल 1 के सब काम मैंने छोड़ दिए, तो वो पीयर रिव्यू तो वंस इन 3 ईयर होने के बाद 3rd ईयर में आएगा, लेकिन उस टाइम पे उसके बाद 4 साल का गैप आ जाएगा, क्योंकि तब लेवल 2 हुआ। कुछ समझने की कोशिश करो। व्हाट आई एम सेइंग इज, अभी आप लेवल 1 हो, तो लेवल 1 है वंस इन 3 इयर्स। तो आज अगर होता है 2021 में होता है, तो 22 23 में वापस नहीं होगा, तो 3 साल में एक बार हुआ। ओके, 24 में वापस आया, 24 में जब वापस आया, आपको वापस एप्लीकेशन ऐसे ही होगा कि आप लेवल 1 हो या लेवल 2 में हो। ओके, क्योंकि 3 साल के बाद आया, तो आप तब शायद लेवल 1 छोड़ चुके होंगे काम, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, आप लेवल 2 में रहोगे। तो उस टाइम पे लेवल 2 के क्लाइंट अगर आपके पास रहेंगे तो ठीक है, उस टाइम पे आपका रिव्यू होगा, लेकिन उसके बाद वापस 4 साल का गैप आ जाएगा। कुछ समझ में आया? तो ये कैटेगरी जिस टाइम पे आपका रिव्यू हो रहा है उस टाइम पे डिसाइड की जाएगी, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो एक बार ये फटाफट मैं रिपीट कर देता हूं। आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, किसके? ओके, बैंक, ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेंट्रल है, पीएसयू जो सेंट्रल या स्टेट है, एंड लास्ट इंश्योरेंस कंपनी। बैंक में आप 6 नाम याद रखो, ओके, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, फॉरेन, उसके बाद आरआरबी, एंड लास्ट है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इनके आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। उसके बाद आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, किसके किसके? 8 पॉइंट आप याद रखो, एंड लास्ट इज एसोसिएट, पेरेंट, सब्सिडरी एंड सो ऑन। ओके, तो 8 पॉइंट क्या क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी और म्यूचुअल फंड, लिस्टेड एंटिटी या ट्रस्ट जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। नेक्स्ट 3 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ आपने बोरो किए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपको डोनेशन मिले। नेक्स्ट पॉइंट आपको फंड मिला है सीजी या एसजी से, या आपका नेटवर्थ ओके 250 करोड़ से ज्यादा है। लास्ट पॉइंट इज एनबीएफसी। अगर इनके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, काम खत्म। ओके, यू आर इन लेवल 1 कैटेगरी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपका लेवल 1 हो गया। तो लेवल 1 होने के बाद तो आप देखोगे तो आप लेवल 1 में आप काफी कुछ चेंज पा रहे हो, ओके, कंपेयर टू अर्लियर आंसर। तो अब लेवल 2 में क्या आएगा सर? लेवल 2 देखिए, लेवल 2 का कैटेगरी पहला सिनेरियो ऐसा आएगा। लेवल 2 कैटेगरी, आप लेवल 2 कैटेगरी का कब पीयर रिव्यू होगा? वंस इन 4 इयर्स। वंस इन 4 इयर्स लेवल 2 का कब होगा? वंस इन 4 इयर्स। मैं वापस बोल रहा हूं, जो जो अमेंडमेंट है उसमें थोड़ा सा एम्फेसाइज मैं ज्यादा करूंगा। ओके, इस पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा डालूंगा, तो अच्छे से दे दीजिए, क्योंकि ऑल टुगेदर भाई यार इनके इंपैक्ट ज्यादा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओल्ड हो या न्यू हो डजंट मैटर, इसमें ये इंपैक्टेड है भाई, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन है अपने सिलेबस के। ओके, लेवल 2 यूनिट्स, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, आप इंटरनल ऑडिटर हो, आप कॉन्करेंट ऑडिटर हो, सिस्टम ऑडिटर हो, टैक्स ऑडिटर हो। मां कसम 5 नाम याद रख, स्टैट्यूटरी, इंटरनल, कॉन्करेंट, सिस्टम या टैक्स ऑडिटर। मैंने बोला ना सब ऑडिट कवर होंगे, ऑडिट एश्योरेंस सर्विसेज सब करेगी, या रिव्यू भी कवर होगा, या आप डिपार्टमेंटल रिव्यू कर रहे हो, डिपेंडल रिव्यू कर रहे हो ऑफ ब्रांच और ऑफिस। हो यानी एक ब्रांच है या एक ऑफिस है, उस ब्रांच या ऑफिस का आप, उस ब्रांच या ऑफिस के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, इंटरनल ऑडिटर हो, ओके, टैक्स ऑडिटर हो, सिस्टम ऑडिटर हो, या कॉन्करेंट ऑडिटर हो, या आप रिव्यू करते हो उसको। 6 चीजें याद रखो। ओके, क्या क्या रहेगा?
स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, सिस्टम ऑडिट और कॉन्करेंट ऑडिट और रिव्यू। रिव्यू किनका? 3 चीजें, पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ओके बैंक और इंश्योरेंस। मां कसम सर, आपने बैंक, इंश्योरेंस और पीएसयू तो आपने पहले कैटेगरी में डाल दिया ना सर। ये सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर आप बैंक के हो या पीएससी के हो या इंश्योरेंस के हो तो आप लेवल 1 में जाओगे। लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका एक ब्रांच है, उसके आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो या उसके आप इंटरनल ऑडिटर हो तो आप लेवल 1 में नहीं जाओगे मालिक, वो लेवल 2 में आएगा। आप ये समझना शुरू करो, व्हाट डज इट मीन। ओके, अगर कोई पीएसयू है या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, कोई बैंक है, आप उनके बैंक के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं हो। अगर ये 3 चीजों के सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते तो लेवल 1 में थे। इनके आप कौन हो फिर? स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो या इंटरनल ऑडिटर हो या टैक्स ऑडिटर हो या कॉन्करेंट हो या सिस्टम हो या रिव्यू कर रहे हो किसका? डिपार्टमेंट या ऑफिस यानी ब्रांच का। ब्रांच मतलब जो भी उनका ब्रांच होगा, उनका डिपार्टमेंट होगा, जो भी होगा उनका कुछ काम कर रहे हो। ओके, उनके रिलेटेड होगा तो। और बैंक में वापस आप याद रखना, 5 नाम याद रखना। इसमें लॉजिकली आप पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन छोड़ देना, बस बाकी सब याद रखना। प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, ओके, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी। इनके पॉइंट में, ये पॉइंट कॉन्सेप्ट में आपको यहां पर दिया हुआ है। ओके, तो आपको लेवल 2 में पहला क्या रटना है? पहला रटना है 5 चीजें। ओके, 5 चीजें क्या? स्टैट, इंटरनल, टैक्स, कॉन्करेंट एंड सिस्टम। उसके बाद रिव्यू ऑफ डिपार्टमेंट और ब्रांच ऑफ 3, पीएसयू, इंश्योरेंस एंड बैंक। बैंक में 5, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, फॉरेन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड आरआरबी। खत्म। ठीक है मालिक। दूसरा, आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? एनबीएफसी के एंटिटीज जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन 5 करोड़ है और टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ है। यानी कोई एंटिटी है जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है और आप उनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। या एंटिटीज जिन्होंने पैसा रेस किया है बैंक, पब्लिक या फाइनेंशियल से। किससे? ओके, ग्रेटर देन 25 करोड़ बट लेस देन 50 करोड़, ग्रेटर देन 25 करोड़ और लेस देन 50 करोड़, ये रेस किया हुआ है। ओके, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? एनबीएफसी एंटिटीज जिनका नेटवर्थ इज ग्रेटर देन 5 करोड़ और टर्नओवर इज ग्रेटर देन 50 करोड़ और एंटिटीज जिन्होंने पैसा रेस किया है मोर देन 25 करोड़। सर लेवल 1 में पैसा कितना रेस किया था? 50 करोड़। ओके, यहां पर कितना रेस किया है? 25 करोड़, लेकिन 50 करोड़ से कम। कॉन्टेक्स्ट समझा? ओके, यानी लेवल 1 में जो नहीं आ रहा होगा, ओके, लेकिन 25 करोड़ से ज्यादा किया हुआ है तो आप लेवल 2 में जाते हो। तो लेवल 2 में आप 25 करोड़ से ज्यादा कर चुके हो और 50 करोड़ से कम। या एंटिटी है जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है, तो 5 करोड़ से ज्यादा, और अगर आपको याद मालूम होगा यहां पर 250 है, तो 5 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक ओके, आप लेवल 2 में हो गए अगर नेटवर्थ का बात करें तो। और टर्नओवर का बात करें तो 50 करोड़ के ऊपर रहा तो आप लेवल 2 कैटेगरी में जाओगे। लेवल 50 के नीचे रहा तो आपको देखना नहीं है। तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो किसके? एनबीएफसी एंटिटीज जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ के ऊपर है या टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है। या ओके, ऐसी कंपनी जिन्होंने पैसा रेज किया है 25 करोड़ के ऊपर और 50 करोड़ के नीचे। और पैसा किससे रेज किया है? बैंक, पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। खत्म स्टोरी। ओके, या आपका यूडीआईएन ओके जनरेटेड मोर देन स्पेसिफाइड नंबर। आपको याद होगा कल मैंने आपको बताया था यूनिक नंबर, जब भी आपको एश्योरेंस सर्विस देते हो तो आपको यूनिक नंबर चाहिए। यूनिक नंबर आपको इंस्टीट्यूट से निकालना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट भी कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिक यूडीआईएन निकाल सकते हो, ये डिफाइन किया हुआ है। उसके ऊपर निकाला तो आप इस कैटेगरी में जाओगे। इसका मतलब उसके ऊपर निकाला तो कहीं ना कहीं यू आर टेकिंग मोर देन स्पेसिफाइड एंगेजमेंट। स्पेसिफाइड एंगेजमेंट तो आप तो नॉन कंप्लायंस में रहेंगे, लेकिन देयर इज ए लिमिट ऑफ दैट कि कितना है। अभी अटेस्टेशन सर्विस आ रही है, उसके साथ सर्टिफिकेशन सर्विस आ रही है, तो उसके लिए यूडीआईएन जनरेट कर रहे हो आप, तो वो कैटेगरी देखी जाएगी। अगर आपने स्पेसिफाइड नंबर से ज्यादा यूडीआईएन जनरेट किया होगा ओके, तो उस कैटेगरी को देखा जाएगा। एंड ओके, अगर आप प्रैक्टिस यूनिट प्रोवाइड्स एश्योरेंस सर्विसेज नॉट कवर्ड अबाउ तो भी आप लेवल 2 में हो। मां कसम, यानी अगर इन शॉर्ट ये एक्सेट्रा लिखना चाहिए था। इन्होंने लेवल 2 को इतना नाम क्यों दिया मेरे को समझा नहीं, बिकॉज एक लास्ट लाइन इन्होंने देके पूरा गेम कर दिया है। ओके, एनी अदर प्रैक्टिस यूनिट प्रोवाइडिंग एश्योरेंस और अदर सर्विसेज नॉट कवर्ड इन ओके 1 2 3 4 ओके अबाउ। ओके, पहले 5 में अगर कवर नहीं है, पहले 5 मतलब कौन से? अगर आपको याद होगा तो ये ऊपर के जो है सारे कैटेगरी में जो कवर्ड नहीं है और आप एश्योरेंस सर्विस देते हो तो भी आप यहां पर कवर्ड हो गए। दैट इज व्हाट योर कैटेगरी इज। तो लेवल 1 लेवल 2 मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, लेवल 1 लेवल 2। ओके, लेवल 1 लेवल 2 होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है एंड दैट इज योर अदर कैटेगरी। ओके, अदर कैटेगरी में क्या क्या आता है? अदर कैटेगरी में
अदर कैटेगरी में तीन चीजें होती है। स्पेशल केस रिव्यू, नाउ व्हेन आई से स्पेशल केस रिव्यू, उसका मतलब क्या है? द बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी में, सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई, आईसीआई से कुछ आ सकता है बोर्ड को इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई उनसे इंफॉर्मेशन आ सकती है बोर्ड को, और वो चाहते कि इस प्रैक्टिस यूनिट का रिव्यू होना चाहिए। ओके, ये दोनों कैटेगरी में नहीं है, स्पेशल रिव्यू, स्पेशल रिव्यू है, स्पेशल केस रिव्यू, यानी समथिंग लाइक सुओ मोटो। ओके, सुओमोटो वाला। ओके, यानी ये सुओमोटो किसकी तरफ से है? सुओमोटो किसकी तरफ से है? बोर्ड की तरफ से सुओमोटो है, लेकिन बोर्ड मर्जी से नहीं करेगा, बोर्ड को कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए आईसीआई सेक्रेटरी से। ओके, सेक्रेटरी, आईसीआई का सेक्रेटरी से कुछ इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए बोर्ड को, तब जाके बोर्ड बोल सकता है कि भाई तुम्हारा रिव्यू हो सकता है। प्रैक्टिस यूनिट खुद सुओमोटो बोल सकता है कि मेरा रिव्यू करो। आई डोंट नो, मतलब पर लेकिन हो सकता है सर, क्यों? क्वालिटी, मैंने क्या बताया, यहां पर हम डेफिशिएंसी नहीं ढूंढेंगे, क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ये टारगेट रहेगा। एंड और एक है ऑडिटी, यानी अपना क्लाइंट बोर्ड को अप्रोच कर सकता है और बोर्ड को बोल सकता है ये, अरे मेरा जो ऑडिटर है उसका रिव्यू करो। ये कंटेक्स्ट हो सकता है। दिस इज हाउ योर 3 स्ट्रक्चर कम्स इनटू पिक्चर। दिस इज योर एप्लीकेबिलिटी। तो एप्लीकेबिलिटी लेवल 1, लेवल 2 एंड अदर्स में ध्यान रखिए। लेवल 1 वंस इन 3 इयर्स, लेवल 2 वंस इन 4 इयर्स एंड अदर्स में आपको कैटेगरी क्लियर है। स्पेशल केस और पीयू प्रैक्टिस यूनिट सुओमोटो बोलता है, और ऑडिटी यानी क्लाइंट, ओके, उनका क्लाइंट बोलता है कि भाई उसका ऑडिट करो। दिस इज व्हाट योर स्ट्रक्चर विद एप्लीकेबिलिटी। मेरे ख्याल से एप्लीकेबिलिटी पक्का क्लियर है। तो एप्लीकेबिलिटी 3 पार्ट में जाएगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल एंड अदर्स। लेवल 1 ओके, बहुत अच्छे से याद रखिए, और ये पॉइंट इसको वापस एक बार खत्म कर लेते हैं ताकि आपको दिमाग में रटने की कोशिश हो जाए। लेवल 1 में आप सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। किसके किसके? सबसे पहले बैंक के, उसके बाद पीएसयू के, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के। बैंक में 6 नाम याद रखिए, प्राइवेट, पब्लिक, कोऑपरेटिव, फॉरेन, और उसके बाद आरआरबी, और एक है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कॉन्सेप्ट अपन ने डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो। किसके किसके? एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड, लिस्टेड एंटिटी या कोई ट्रस्ट है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है। उसके अलावा 3 जन से पैसे लिए 50 करोड़ से ज्यादा। 3 में कौन से? ओके, आपने फंड्स उठाए, या आपको फंड्स मिले सीजी और एसजी से, या आपको डोनेशन मिला है 50 करोड़ के ऊपर। ये 3 चीजें थी। उसके बाद था आपका नेटवर्क 250 करोड़ के ऊपर। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपका जाता है दैट इज योर एनबीएफसी, और उसके अलावा ऊपर की कोई भी पेरेंट हो, सब्सिडरी, होल्डिंग और एसोसिएट, ओके, इनके जो टारगेट होंगे उनके साथ में अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो ये कैटेगरी में जाओगे। ये होने के बाद लेवल 2 बोलता है आप पहले नाम याद रखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, सिस्टम ऑडिटर, और रिव्यू कर रहे हो किसका? डिपार्टमेंट या ऑफिस या ब्रांच, किसका? ओके, बैंक का, इंश्योरेंस कंपनी का, या पीएसयू का। बैंक में अब खाली 5 नाम याद रखोगे, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, फॉरेन बैंक एंड आरआरबी। इनके इसमें अगर आप ये हो तो आप लेवल 2 में जाते हो। उसके अलावा अगर आप स्टैट ऑडिटर हो, किसके किसके? एनबीएफसी के, उसके अलावा एंटिटीज जिनका नेटवर्थ 5 करोड़ से ज्यादा है या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, या एंटिटी जो पैसे उठा रही है कितना? 25 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम। ओके, किससे? बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक से। ओके, इनसे पैसे उठाइए, और या तो आपने यूडीएन ज्यादा नंबर से जनरेट किया हुआ है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, ओके, अगर कोई प्रैक्टिस यूनिट है जो एश्योरेंस सर्विसेज दे रही है, एश्योरेंस सर्विसेज जो ऊपर कवर नहीं है, ओके, तो आप इस कैटेगरी में डाल दोगे। एंड लास्ट पॉइंट इज अदर में स्पेशल केस रिव्यू होगा, सुओ मोटो डाल सकती है, और प्रैक्टिस यूनिट सुओ मोटो एप्लीकेशन दे सकती है। ऑडिटी यानी क्लाइंट, मेरा जो क्लाइंट है, ओके, उसको डिफाइन कर सकती है। काउंसिल का जब मन किया इसमें चीजों में मॉडिफाई कर सकता है। ओके, द काउंसिल, द बोर्ड में विद द अप्रूवल ऑफ काउंसिल मॉडिफाई द अबव क्राइटेरिया। ओके, यानी काउंसिल से अप्रूवल लेके, काउंसिल मॉडिफाई नहीं करेगा, बोर्ड काउंसिल से अप्रूवल लेके इन चीजों में मॉडिफाई कर सकता है। ओके, काउंसिल कैन नॉट मॉडिफाई, बोर्ड कैन मॉडिफाई, पीयर रिव्यू बोर्ड। अगर ऊपर के इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो कौन करेगा? बोर्ड करेगा, लेकिन अप्रूवल लगेगा किसका? अप्रूवल लगेगा काउंसिल का अप्रूवल लगेगा। एंड दैट इज योर सेकंड पॉइंट, एप्लीकेबिलिटी। ओके, आई डू थिंक सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। ओके, नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड थर्ड पोर्शन में हम लोग, ओके, ये 4 चीजें कवर करने वाले हैं थर्ड पोर्शन में। एक तो पीयर रिव्यू बोर्ड के मेंबर कौन कौन गए, रिव्यूअर के क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, क्वालिफाइड असिस्टेंस क्या रहेगा, और अप्रोच ऑफ रिव्यूअर क्या होना चाहिए ये डिस्कस किया जाएगा। वापस बोल रहा हूं, ओके, जो अभी अपना तीसरा पॉइंट आ रहा है, तीसरा पार्ट आ रहा है, तीसरा चार्ज आ रहा है, उसके अंदर अपन ये 3 चीजें कवर करेंगे, देख लीजिए। ओके, पीयर रिव्यू बोर्ड, ओके, अगर आप देखोगे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको मालिक, तो पीयर रिव्यू बोर्ड क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर की कहानी अपन पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर की कहानी पढ़ेंगे, और अप्रोच ऑफ रिव्यूअर, और उसके साथ ओके क्वालिफाइड असिस्टेंट का क्राइटेरिया पढ़ेंगे। ये 4 चीजें अगर, यानी इन शॉर्ट आप देखोगे तो टॉप में, ओके, अपना पहला ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप कवर हुआ, एप्लीकेबिलिटी कवर हुई, उसके बाद पीयर रिव्यू बोर्ड, रिव्यूअर, क्वालिफाइड असिस्टेंट एंड अप्रोच। ये चार चीजें दिस 4 थिंग्स विल बी स्टडिंग ओके थ्रू दिस 4 पार्ट्स। ओके, यानी ये पोर्शन में अपन 4 चीजें कवर कर रहे हैं, तो एक एक करके कवर करते हैं, घाई मत करिए बिकॉज यहां पर एमसीक्यू के चांसेस हो सकते हैं, तो इसमें घाई मत करना। ये अगेन ए गुड कैंडिडेट फॉर योर एग्जामिनेशन, और ये खत्म है तो इसके बाद वाला लास्ट पोर्शन है, तो ये एक लास्ट ये जो अभी पोर्शन है इसमें अमेंडमेंट है, और इसके बाद लास्ट पोर्शन है जो है पीयर रिव्यू प्रोसेस, जो ऑल टुगेदर पुराना आंसर ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको खाली प्रोसेस वाइज खत्म करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद पीयर रिव्यू बोर्ड। ओके, पीयर रिव्यू बोर्ड नो चेंजेस
एज सच, बस स्ट्रक्चर वाइज आप वापस रिपीट कर लीजिए, रिफ्रेश मार लीजिए। पीयर रिव्यू बोर्ड में मैक्सिमम 12 पर्सन हो सकते हैं, 12 लोग हो सकते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड में। पीयर रिव्यू बोर्ड में 12 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है सर, 12 लोग हो सकते हैं, लेकिन ये 12 लोग को अपॉइंट कौन करेगा? इट मैक्सिमम 12, इट इज नॉट सेइंग मिनिमम 12, मैक्सिमम 12, यानी 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। ओके, 8 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, मैक्सिमम 12 हो सकता है। इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? काउंसिल करेगी। ठीक है सर, नो इशू। ओके, यहां पर जो इन्होंने और एक क्राइटेरिया दिया है, आप जितने भी अपॉइंट करो, काउंसिल अपॉइंट करेगी, जितने भी अपॉइंट करो, इसमें से 50% से ज्यादा, 50% मिनिमम, नॉट लेस देन 50%, ऐसा बोला हुआ है, नॉट लेस देन 50% काउंसिल मेंबर होने चाहिए। Appointment will be done by council only. Appointment will be done by council only. Let assume, okay, 10 का बोर्ड बना रहे हैं, 10 का बोर्ड बना रहे हैं, 10 जन रहेंगे पीयर रिव्यू बोर्ड में। Appointment will be done by council only. Not less than 50% should be council members. यानी एग्जांपल 10 है तो 6 जन council member होने चाहिए, 4 जन बाहर के ले सकते हैं लोग। तो 6 जन काउंसिल मेंबर मिनिमम, नॉट लेस देन। सर क्या सारे के सारे काउंसिल हो सकते हैं? यस, नॉट लेस देन 50% फ्रॉम काउंसिल होना चाहिए, नॉट लेस देन 50%, ये डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। 2/3 मेंबर्स का टेन्योर दिया हुआ है। ओके, यानी इसके जो मेंबर होंगे वो डिवाइड किए जाएंगे 1/3 एंड 2/3। इट इज नथिंग बट रोटेशनल नॉन रोटेशनल की कैटेगरी जैसा ही। ओके, अगर डायरेक्टर्स में आपने पढ़ा हो तो 2/3 जो मेंबर होंगे, ओके, उनका पीरियड क्या होगा? पीरियड हमेशा 2/3 मेंबर्स का पीरियड जो डिफाइन किया जाएगा वो 3 साल होगा, 3 साल, या उनका जो रिमेनिंग पीरियड है काउंसिल मेंबर, क्योंकि काउंसिल के मेंबर्स रह सकते हैं। ओके, या बाहर के मेंबर लिए, सपोज बाहर के मेंबर लिए तो 3 साल आप रखिए। लेकिन अगर काउंसिल मेंबर है, ओके, और उसका टेन्योर 4 साल का बचा हुआ है, काउंसिल मेंबर है, 4 साल का टेन्योर बचा हुआ है, तो 3 साल माना जाएगा। ये पीयर रिव्यू बोर्ड के लिए, काउंसिल मेंबर ही विल बी देयर फॉर 4 इयर्स। पीयर रिव्यू बोर्ड में मेंबर रहने के लिए, पीयर रिव्यू बोर्ड में मेंबर रहने के लिए, ओके, एक तो पहला पॉइंट है, अगर बाहर के मेंबर लिए तो 3 साल आप टेन्योर रखो, और अगर काउंसिल मेंबर रहा तो उसका 3 साल, या उनका जितना टेन्योर बचा है, विच एवर इज लोअर, जो भी उनका पॉइंट रहेगा, ओके, जो भी टर्म रहेगा, ओके, जो पहले खत्म होगा वो आपको ध्यान रखना है। एग्जांपल, ओके, जो काउंसिल मेंबर, एक काउंसिल मेंबर इज आल्सो ए मेंबर ऑफ पीयर रिव्यू बोर्ड, और उनका काउंसिल मेंबर में टर्म 2 साल का बचा हुआ है, तो पीयर रिव्यू बोर्ड में कितना रहेंगे? 2 साल या 3 साल? ओके, 2 साल, 2 साल में छोड़ना पड़ेगा। ओके, आप समझे मालिक? बिकॉज दैट इज हाउ द क्राइटेरिया विल फुलफिल। ओके, लेकिन अगर उनका 4 साल काउंसिल मेंबर में है तो पीयर रिव्यू बोर्ड पे कितने टाइम रहेंगे? 3 साल ही रहेंगे। 3 साल के बाद उनको वापस छोड़ना पड़ेगा। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर कम्स। तो 2/3 के लिए इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दिस इज ए क्राइटेरिया विच हैज बीन टेकन केयर ऑफ। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैजुअल वैकेंसी हो सकती है क्या सर? आंसर इज यस, कैजुअल वैकेंसी कभी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। सर कौन फिल करेगा? काउंसिल, क्योंकि अपॉइंटमेंट ही काउंसिल करता है, तो कैजुअल वैकेंसी भी काउंसिल फिल करेगा। ओके, यहां पर और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अगर कोई मेंबर है, काउंसिल मेंबर है, जो डिसिप्लिनरी कमिटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड, अगर आपको याद होगा, ओके, प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ा हुआ है, डिसिप्लिनरी कमिटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड, डिसिप्लिन बोर्ड का मेंबर है, तो वो इधर मेंबर नहीं बन सकता है। ओके, ये एलडीआर करके ध्यान में रखिए कि अगर कोई पर्सन, कोई काउंसिल मेंबर, अगर वो डिसिप्लिनरी कमिटी या डिसिप्लिनरी बोर्ड में भी मेंबर है, तो यहां पर पीयर रिव्यू बोर्ड में वो मेंबर नहीं बनेगा, याद रखिए। ओके, मीटिंग कितनी होनी चाहिए? ओके, मीटिंग में ये लोग ने पहले बोला है कोरम शुड बी 1/3 बट नॉट लेस देन 3 इंक्लूडिंग चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यानी कम से कम 1/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन लेस देन 3 नहीं होने चाहिए। एग्जांपल, अगर मैं 6 मेंबर बोलता हूं, 6 मेंबर पीयर रिव्यू बोर्ड के, तो 6 मेंबर है तो 1/3 कितना हुआ? 2। ओके, तो आप बोलोगे 2 नहीं, मिनिमम 3 होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, 1/3 और 3। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, मिनिमम 3 आने चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए। और उसके अंदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, आइदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, अगर चेयरमैन नहीं रहा तो वाइस चेयरमैन, उनका इंक्लूजन होना चाहिए। एंड एक मीटिंग, ओके, ऐसा स्पेसिफाइड नंबर्स नहीं है, लेकिन एक मीटिंग 3 महीने के अंदर एक मीटिंग आपने करनी चाहिए। ओके, 3 मंथ्स के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए इस बोर्ड की। दैट्स इट, ये पीयर रिव्यू बोर्ड का क्राइटेरिया है। तो मेरे ख्याल से पीयर रिव्यू बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, फटाफट अगर मैं बताऊं तो 12 नंबर होंगे, काउंसिल मेंबर डिसाइड करेंगे, 50% से ज्यादा काउंसिल मेंबर होने चाहिए। ओके, 2/3 मेंबर्स का टेन्योर 3 साल, या काउंसिल मेंबर का जितना बचा होगा उतना टेन्योर रहेगा, वो विचेवर इज अर्लियर। इसके साथ में भाई बोर्ड मीटिंग, जब बोर्ड मतलब ये पीयर रिव्यू बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें 1/3 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, या 3, विच इज 3 मिनिमम होने चाहिए, 1/3। ओके, जो भी होना चाहिए इसके हिसाब से प्रेजेंट होने चाहिए। एंड ओके, मीटिंग जो होनी चाहिए 1 इन 3 मंथ्स होनी चाहिए। ओके, ये क्राइटेरिया आपको डिफाइन किया पीयर रिव्यू बोर्ड के लिए। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। और कैजुअल वैकेंसी रही तो काउंसिल फिल करेगा, ठीक है। ओके, पार्किंग लॉट में डाल दीजिए। नाउ कमिंग ऑन रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर मतलब ओके, कोई जो बंदा रिव्यू करने वाला है, तो रिव्यूअर की एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला, ओके, ये एलिजिबिलिटी अमेंडेड है, तो थोड़ा सा अमेंडेड मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला, वो मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसने, ओके, वापस बोल रहा हूं, मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए, और उसने ओके प्रैक्टिस जो करनी चाहिए, 10 साल ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए लेवल 1 एंटिटी का, एंड 7 साल एक्सपीरियंस चाहिए लेवल 2 एंटिटी का। क्या बोला मैंने? 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लेवल 1 एंटिटी का, या 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लेवल 2 एंटिटी का।
वापस बोल रहा हूं, ओके, मेंबर इन प्रैक्टिस होना चाहिए और वो प्रैक्टिसिंग के टाइम पे उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंबर इन प्रैक्टिस विद एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लेवल 1 एंटिटीज एंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन लेवल 2 एंटिटीज। ठीक है मालिक। अगर सर कोई मेंबर है जो इंडस्ट्री का और बाद में प्रैक्टिस में आता है, क्या वो रिव्यूअर बन सकता है? आंसर इज यस, लेकिन उन्होंने मिनिमम एक्सपीरियंस बताया है। अगर कोई मेंबर है जो इंडस्ट्री में काम कर चुका है और अभी प्रैक्टिस में आया है, तो उसका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए लेवल 1 के लिए। और अगर वो लेवल 2 एंटिटी का है तो 10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिस में होना चाहिए। अगर आप देखोगे स्क्रीन में तो मैं समझा दूं, ये लिखा है मैंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस। तो लेवल 1 ऑडिट के लिए, लेवल वन ऑडिट के लिए उसको इंडस्ट्री का 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और प्रैक्टिस का 5 साल का एक्सपीरियंस, तब जाके वो रिव्यूअर बन सकता है। ओके, और लेवल 2 के कैटेगरी में 10 साल का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस लेवल 2 के कैटेगरी में होना चाहिए प्रैक्टिस में, तब जाके वो लेवल 2 का कैटेगरी का ऑडिट रिव्यूअर बन सकता है। वापस बोल रहा हूं सर, क्या ये 10 साल 15 साल जो इंडस्ट्री के दिए, क्या इसमें ऐसा है कि वो लेवल 1 ये होना चाहिए? ऐसा नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री में उसने काम करना चाहिए 15 साल का उसको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और 5 साल एक्सपीरियंस लेवल 1 का होना चाहिए। समझा? प्रैक्टिस में यानी ये जो 5 साल है ये L1 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, ये इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वो हो सकता है कोई भी इंडस्ट्री में काम करे, ओके, पर 15 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दैट्स इट। ओके, दिस इज वन चेंज एज सच। ओके, ट्रेनिंग लेनी चाहिए उसने, एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर बनने के लिए आपने ट्रेनिंग करनी चाहिए पूरी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने ऑडिट खुद ने ऑडिट करना चाहिए लेवल 1 का एटलीस्ट फॉर 7 years। मेरे को बताओ, ऊपर आपने क्या बोला था, कितने साल का लेवल 1 चाहिए? 10 साल का। लेकिन आप खुद साइनिंग पार्टनर्स होने, साइनिंग बंदे होने चाहिए, साइनिंग पर्सन होने चाहिए फॉर लेवल 1 एंटिटी फॉर 7 years मिनिमम टू डू द रिव्यू ऑफ लेवल 1 एंटिटी। अगर आपको लेवल 1 एंटिटी का रिव्यू करना है या रिव्यूअर बनाना है मुझे, तो आपके पास लेवल 1 एंटिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 1 एंटिटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो 10 साल का, वो तो स्टार्टिंग में आपने समझ लिया, लेकिन आपने ऑडिट करना चाहिए 7 साल। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? ओके, ऐसा हो सकता है मेरे फर्म के पास ओके लेवल 1 एंटिटी का एक्सपीरियंस है, मेरे फर्म के पास लेवल 1 एंटिटी के काम थे 10 साल। ओके, यानी मेरे फर्म में एक पार्टनर था, वो 10 साल से सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ऑफ बैंक, 10 साल से है, तो एक्सपीरियंस तो आ गया ना मालिक। प्रैक्टिस, मेंबर इन प्रैक्टिस है और उसके फर्म को 10 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन खुद का एक्सपीरियंस अगर लेवल 1 करना है तो 7 साल का उसको ऑडिटिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 1। जब मैं बोल रहा हूं ऑडिटिंग एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब उसने साइन किया होना चाहिए वो रिपोर्ट एज सच, तो साइनिंग पार्टनर एज सच होना चाहिए फॉर लेवल 1। लेवल 2 के लिए ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है। तो लेवल 1 एंटिटी का अगर रिव्यू करवाना है तो मैं 2 चीज देखूंगा। पहली बात, तुम्हारे पास, तुम्हारे फर्म के पास, तुम्हारे प्रैक्टिस यूनिट के पास लेवल 1 के 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और लेवल 2 के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आइदर ऑफ इट। ओके, लेकिन लेवल 1 का ऑडिट रिव्यू करवाना है तो तुमने ऑडिट किया होना चाहिए 7 साल मिनिमम। ओके, ये सिनारियो हो रहेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन एलिजिबिलिटी। नॉन एलिजिबिलिटी मतलब तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस नहीं होना चाहिए। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, तुम्हारे इसमें कहीं पर भी यू शुड नॉट बी गिल्टी। ये गिल्टी वर्ड है, सेकंड वाला, गिल्टी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ओके, ये तुम्हारे पास, इन शॉर्ट, तुम्हारे अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, तुम गिल्टी नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इंप्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए और तुम्हारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और जब मैं बोल रहा हूं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो प्रैक्टिस यूनिट है या जो जिस क्लाइंट का अपन रिव्यू करेंगे, ओके, यहां पर उनके पार्टनर या पर्सनल, ओके, उनके साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ऑब्लिगेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। सर व्हेन आई से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनडेप्थनेस एंड अदर थिंग्स के कैटेगरीज है, कैटेगरी, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिविटी पे इंपैक्ट करेगा। ओके, तो ये नॉन एलिजिबिलिटी, ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। तो भाई व्हाट इज एन एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर? ओके, क्लियर से, सबसे पहला, मेंबर इन प्रैक्टिस, 10 years of experience in level 1, 7 years experience in level 2, member in industry and then in practice, 15 years in industry, 5 years in practice for level 1, okay, 10 years in industry, 3 years in practice in level 2। आफ्टर दैट ट्रेनिंग जानी चाहिए। ओके, आपने ऑडिट किया होना चाहिए लेवल 1 का 7 years के लिए। एंड नॉन एलिजिबिलिटी मतलब आपके इसमें ये केसेस में नॉन एलिजिबिलिटी रहेगी। आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई गिल्टी, आप गिल्टी नहीं पाए जाने चाहिए, इंप्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और साथ में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन 2 चीज एकदम कॉमन है। ओके, याद रखना, आप डिक्लेरेशन फर्निश करोगे इस चीज के लिए कि भाई मेरे अगेंस्ट कुछ चल नहीं रहा है, ये डिक्लेरेशन देते हैं अपन इसके लिए, इसके अगेंस्ट डिक्लेरेशन, ये पॉइंट के अगेंस्ट डिक्लेरेशन दिया जाता है। मेक इट श्योर, ये आपको ध्यान रहे, इसके लिए डिक्लेरेशन दिया जाएगा। और साथ में अपन और एक डिक्लेरेशन देते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। डिक्लेरेशन और एक देंगे, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी?
सर इसका मतलब जब मैं रिव्यू करूंगा उस टाइम पे, जब रिव्यू करूंगा उस टाइम पे ऐसा हो सकता है मेरे क्लाइंट के, मतलब मेरे को जो सामने प्रैक्टिस यूनिट है उसकी इन्फॉर्मेशन आने वाली है, उनके क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं वो शेयर नहीं करूंगा, दैट्स इट। ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है। एंड लास्ट पॉइंट, क्वालिफाइड असिस्टेंट। क्वालिफाइड असिस्टेंट कौन होना चाहिए? सीए होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड मतलब वो कहीं भी डिस्क्वालिफिकेशन के कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। सर मैंने ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन मतलब क्या? ओके, कैटेगरी डिसेबिलिटी ऑफ मेंबरशिप एंड अदर थिंग्स, ऐसा कैटेगरी नहीं होना चाहिए, सेक्शन 8 में देखा होगा तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए। एंड सच क्वालिफाइड असिस्टेंट ओके 20 डिक्लेरेशन साइन करेगा, जो यहां पर है डिक्लेरेशन जो देगा, एंड उसका कोई डायरेक्ट इंटरफेस प्रैक्टिस यूनिट के साथ नहीं होगा। यानी क्वालिफाइड असिस्टेंट क्या करेगा मालूम है क्या? खाली एक प्रोसीजरल टास्क करेगा, वो भी ओके किसके लिए? रिव्यूअर के लिए। वो प्रैक्टिस यूनिट से डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, वो फोन करके उधर कुछ नहीं बोलेगा, वो रिव्यूअर को बोलेगा और रिव्यूअर प्रैक्टिस यूनिट से इंटरेक्ट करेगा। यानी प्रैक्टिस यूनिट से इंटरेक्ट करने का काम सिर्फ और सिर्फ रिव्यूअर का होगा। दिस इज समथिंग विच इज योर नेक्स्ट पॉइंट। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। एंड अप्रोच ऑफ रिव्यूअर, ठीक है मालिक, एकदम सिंपल है। अप्रोच ऑफ रिव्यूअर क्या रहेगा? सबसे पहले वो प्रैक्टिस यूनिट से एंगेजमेंट लेटर मंगाएगा, जिससे उसको प्रैक्टिस यूनिट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आएगी। अंडरस्टैंडिंग किसकी आएगी? नेचर एंड स्कोप क्या है, की एंगेजमेंट मैटर क्या है, मटेरियलिटी कितनी रखता है, ये एंगेजमेंट लेटर से उसको समझ में आएगा। अब ये क्लाइंट के बता रहा हूं, उनके क्लाइंट के एंगेजमेंट लेटर मंगाएगा। वो मंगाने के बाद उसके बाद वो एश्योरेंस एंगेजमेंट के नंबर देगा, कितने नंबर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट तुम दे रहे हो। ओके 10 एश्योरेंस एंगेजमेंट है, 20 है, 30 है, डिपेंडिंग ऑन प्रैक्टिस फॉर्म, कौन सा प्रैक्टिस यूनिट कैसी है। उसके बाद उनके पॉलिसी प्रोसीजर देखेगा, उसके बाद देखेगा कंप्लायंस अप्रोच या सब्सटेंटिव अप्रोच। अगर कंट्रोल तोड़ है तो कंप्लायंस अप्रोच यूज करके सब्सटेंटिव अप्रोच कम करेगा, लेकिन अगर कंट्रोल तोड़ नहीं है तो कंप्लायंस अप्रोच कम करेगा, सब्सटेंटिव अप्रोच ज्यादा करेगा। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, लाइक कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन ऑडिट। सिमिलर आंसर। ओके एंड इवैल्यूएट रिकॉर्ड्स करेगा, यानी यहां पर ओके प्रैक्टिस यूनिट के सारे रिकॉर्ड्स वो सर्च मारेगा और 3 चीजों पे फोकस करेगा। सिग्निफिकेंट कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या? ओके सिग्निफिकेंट इश्यूज आ रहे हैं क्या? ओके एडिक्वेट ऑडिट एविडेंस मिल रहे हैं क्या इनको? ओके एडिक्वेट डिटरमाइन, ये सब डिटर्मिनेशन करना उसको, सिग्निफिकेंट इश्यूज आ रहे हैं क्या, कोई डिटरमाइन कर रहा है कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज है क्या, डिटरमाइन कर रहा है ऑडिट एविडेंस बरोबर है क्या, डिटरमाइन करेगा कि सिग्निफिकेंट डिसीजंस को सॉर्ट आउट किया है कि नहीं। दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड अप्रोच ऑफ रिव्यूअर। यानी रिव्यूअर क्या करेगा? सबसे जाके आप इमेजिन करो आप रिव्यूअर हो तो उसके हिसाब से आंसर देखो। आप रिव्यूअर हो तो आप जब प्रैक्टिस यूनिट पे जाओगे तो उनसे एंगेजमेंट लेटर मंगाओगे, उससे आपको समझेगा एंगेजमेंट का स्कोप क्या है, नेचर क्या है, कितनी चीजें कवर है, की ऑडिट मैटर्स क्या है, ये सब चीजें समझेगी। सेकंड, उसके बाद आप पूछोगे कितने एश्योरेंस सर्विसेज देते हो, ठीक है। तीसरा, उसके बाद पॉलिसी प्रोसीजर देखोगे प्रैक्टिस यूनिट के, ठीक है, पॉलिसी प्रोसीजर देखिए। उसके बाद आपको समझेगा पॉलिसी प्रोसीजर तोड़ है या नहीं है, तो कंप्लायंस अप्रोच यूज करना है, सब्सटेंटिव करना है, क्या है आपका मेथड होगा। और उसके बाद रिकॉर्ड्स इवैल्यूएट करोगे और उसके बाद 3 चीजों पे फोकस करोगे, सिग्निफिकेंट इश्यूज कुछ है क्या, ऑडिट एविडेंस बरोबर मिले क्या, सिग्निफिकेंट डिसीजंस बरोबर लिए कि नहीं, डिटरमाइन करोगे, डिटरमाइन। ये हो गया अप्रोच ऑफ रिव्यूअर। ओके सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अप्रोच ऑफ रिव्यूअर, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड मालिक। ओके सो मालिक यहां तक की कहानी खत्म होगी मालिक, पक्का क्लियर है? तो भाई मतलब क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है भाई। ऑब्जेक्टिव स्कोप हो गया, एप्लीकेबिलिटी रट लो, ओके पीयर रिव्यू बोर्ड समझ में आ गया, रिव्यूअर समझ में आ गया, क्वालिफाइड असिस्टेंट समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गया। ओके अब बटा पीयर रिव्यू प्रोसेस, और ऑल टुगेदर जिसने ऑलरेडी लेक्चर देख लिया तो अभी आप देखो भी मत आगे, क्योंकि ऑलरेडी पीयर रिव्यू प्रोसेस आप कर चुके हो। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस क्या होगा? 3 चीजें होगी भाई। ओके प्लानिंग होगी पीयर रिव्यू प्रोसेस में, ओके सिलेक्शन एंड प्लानिंग, ओके एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट। और अगर याद होगा तो मैंने ये तो मैंने चार्ट फॉर्म में बनाया, क्योंकि चार्ट फॉर्म में रिवाइज करने के हिसाब से बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप अपने एंड पे नोट करोगे, जो मैंने लेक्चर क्लास में दिए हुए थे, क्लास में मैंने ट्राइंगल के फॉर्मेट में बनाए हुए हैं, तो 3 अलग अलग डायग्राम मैंने बनवाए थे, तो 3 अलग अलग डायग्राम के हिसाब से याद रखो, बस खत्म स्टोरी। तो यहाँ पर ये रिफर करना है तो चार्ट के फॉर्म में रिफर करो, नहीं तो ट्राइंगल एंड डायग्रामेटिक फॉर्म जो बनाया हुआ था, बहुत अलग अलग डायग्राम बनाया, मतलब मैंने वो यस और नो करके, ओके वो फॉर्मेट याद रखना, तो वो फॉर्मेट याद रखो, देयर इज नो कंपल्शन, सेम आंसर है, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले सिलेक्शन एंड प्लानिंग कैसी होगी, सिलेक्शन एंड प्लानिंग। ओके पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिस यूनिट को बोलेगा, ओके सरप्राइज आई एम हियर, ये होगा प्रैक्टिस यूनिट। ओके पीयर रिव्यू बोर्ड को 7 दिन के अंदर बताएगा मैं कौन से लेवल में हूं। ये एक थोड़ा सा चेंज है कि 7 दिन में उनको इंफॉर्म करना पड़ेगा मैं कौन से लेवल में आ रहा हूं, लेवल 1 या लेवल 2 में, ठीक है। तीसरा, पीयर रिव्यू बोर्ड 3 रिव्यूअर सिलेक्ट करेगा, उसके बाद वो 3 रिव्यूअर सिलेक्ट करने के बाद पीयर रिव्यू बोर्ड ओके रिव्यूअर को बोलेगा कि भाई हम 3 को सिलेक्ट करने वाले, तो पीयर रिव्यूअर जो भी होगा वो 7 दिन में कंफर्मेशन देता है। लेकिन वो 3 में से किसको सिलेक्ट करना है ये प्रैक्टिस यूनिट के ऊपर निर्भर है। तो इसीलिए प्रैक्टिस यूनिट पीयर रिव्यू बोर्ड को बताता कि मेरा एक चॉइस ऑफ एक रिव्यूअर, मतलब वो 3 चॉइस दिए थे ना, चॉइस में से ये एक रिव्यूअर मैं फाइनल कर रहा हूं। फिर पीयर रिव्यू बोर्ड ऑल टुगेदर ये दे देता कि भाई वो एक रिव्यूअर है और रिव्यूअर का कंसेंट आ गया कि वो रिव्यू करने वाला है। एंड इनके इस बीच मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस यूनिट विल गिव द रिव्यूअर विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर अंदर क्या देगा, जो क्वेश्चनरी, जो प्रैक्टिस पीयर रिव्यू बोर्ड ने क्वेश्चनरी दी थी प्रैक्टिस यूनिट को, वो क्वेश्चनर्स फिल करके भाई रिव्यूअर को दिया जाएगा। किसको? प्रैक्टिस यूनिट रिव्यूअर को देगा, और उसके साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो देगा। ओके ये कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा। तो क्वेश्चनर एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय प्रैक्टिस यूनिट टू रिव्यूअर विद इन 10 डेज। ये होने के बाद अदर इंफॉर्मेशन कुछ मंगाया जा रहा है तो वो दिया जाएगा। फिर इनिशियल सैंपल लिया जाएगा। इनिशियल सैंपल मतलब 10 क्लाइंट है, 10 में से एक क्लाइंट का सैंपल लिया जाएगा या 2 क्लाइंट का सैंपल लिया जाएंगे डिपेंडिंग, ओके ये रिव्यूअर का चॉइस होगा। एंड उसके
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, यहां पर जो भी चीज होगी 15 दिन के अंदर रिव्यूअर, मतलब देखो मैं इनिशियल सैंपल लूंगा और मेरे को, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को आज के आज मेरे को डॉक्यूमेंटेशन दे, ऐसा नहीं होगा। यहां पर मैं 15 दिन के डेडलाइन दूंगा आपको, 15 वर्किंग डेज की डेडलाइन दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बोलूंगा कि 15 दिन के अंदर मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो, ये जो इनिशियल मैंने सैंपल दिए हुए हैं। एग्जांपल तुम्हारा XYZ क्लाइंट है जिसका ऑडिट हो रहा था, इसके मुझे सैंपल चाहिए, ओके। ABC क्लाइंट है, इसका सैंपल चाहिए। PQR क्लाइंट है, इसके सैंपल चाहिए। अब मैं 15 दिन के लिए वेट करूंगा। 15 दिन हर रोज के हर रोज नहीं रहेगा, 15 दिन। रिव्यूअर विल गिव 15 डेज टू प्रैक्टिस यूनिट टू कम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिव्यू, यानी रिव्यू कमेंसमेंट होने के 15 दिन पहले ये बताया जाएगा, ओके। तो लॉजिक क्या है, अगर आपको ट्रायंगल याद होगा तो पीयर रिव्यू बोर्ड ऊपर था, प्रैक्टिस यूनिट इधर था, और अगर रिव्यूअर इधर है तो पीयर रिव्यू बोर्ड पहले प्रैक्टिस यूनिट को बोलता है सरप्राइज, फिर प्रैक्टिस यूनिट बोलता है ओके 10 दिन के अंदर लेवल बताता है, फिर पीयर रिव्यू बोर्ड चॉइस ऑफ 3 रिव्यूअर देता है, फिर प्रैक्टिस यूनिट बोलता है मेरे को एक रिव्यूअर चाहिए, फिर रिव्यूअर को बोलता है पीयर रिव्यू बोर्ड, रिव्यूअर एक काम कर, तू सिलेक्ट हुआ है, सरप्राइज मतलब बुलाया गया है, तो रिव्यूअर अपना कंसेंट देता है 7 दिन के अंदर, फिर पीयर रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिस यूनिट को बताता है कि वो कंसेंट आ गया तो गो हेड, और उसके बाद अब ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है कि कौन कौन, एक है प्रैक्टिस यूनिट, ये प्रैक्टिस यूनिट है और ये रिव्यूअर है। तो प्रैक्टिस यूनिट ओके क्वेश्चनर और एडिशनल इंफॉर्मेशन रिव्यूअर को देगा, कितने दिन में, 10 दिन में, जैसे इसको इंटीमेशन मिल जाता है कि रिव्यूअर अपॉइंट हो चुका है। फिर रिव्यूअर अपना अपना इवैल्यूएट करेगा, फिर समझेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और अदर इंफॉर्मेशन भी मंगा सकता है। इनिशियल सैंपल सिलेक्ट करेगा कि मेरे को ये चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, और उसके बाद वो 15 दिन की मोहलत देगा प्रैक्टिस यूनिट को कि भाई 15 दिन में रेडी रख, मैं आने वाला हूं। दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क, ओके। दिस इज योर प्लानिंग। प्लानिंग बोला, ये प्लानिंग डिस्कशन है। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस का प्लानिंग का आंसर ये है, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो सिलेक्शन एंड प्लानिंग का पॉइंट ये हुआ। उसके बाद एग्जीक्यूशन मतलब ओके, अब ये 15 दिन की मोहलत दी है ना, तो अब ये आएगा, डिस्कशन करना आएगा। तो पहला पॉइंट, दे विल फिक्स द डेट। सरप्राइज, मैं आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये लोग खुद मिलकर डिस्क करेंगे, फिक्स करेंगे डेट। इनिशियल मीटिंग करेंगे, इनिशियल मीटिंग में समझेंगे, ओके, जो प्रैक्टिस यूनिट का जो मेंबर है और भाई रिव्यूअर है, वो दोनों आपस में समझेंगे करना कैसे है। फिर ओके कंप्लायंस रिव्यू किया जाएगा। कंप्लायंस रिव्यू मतलब क्या, कंट्रोल देखे जाएंगे। सर कौन कंट्रोल देखेगा, ओके, जो रिव्यूअर है वो कंट्रोल देखेगा, किसका, प्रैक्टिस यूनिट का। तो कंट्रोल कौन से देखेगा, सारे कंट्रोल नहीं, 5 चीजों के। इंडिपेंडेंस तुम कैसे मेंटेन करते हो, प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन करते हो, आउटसाइड कंसल्टेशंस लेते हो कि नहीं लेते हो, स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। 5 कंट्रोल देखे जाएंगे, 5 कंट्रोल देखेगा। ये कौन देखेगा, रिव्यूअर। वापस बोल रहा हूं, 5 कंट्रोल कौन से होंगे, इंडिपेंडेंस, प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड्स का मेंटेनेंस, कंसल्टेशन यूज करना, स्टाफ सुपरविजन एंड डेवलपमेंट एंड ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। ये 5 चीजों का ओके जो रिव्यूअर है वो देखेगा कंट्रोल्स। तो सर यूजुअली मैं आपको खाली एक हिंट देता हूं, यूजुअली आप देखोगे ना कोई सीए फॉर्म में ना सर डायरेक्टली ये 5 चीजों के लिए डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेड पीपी नहीं होता है, लेकिन यूज होता है। मतलब हम लोग कंट्रोल फॉलो करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी प्रोसीजर नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी प्रोसीजर देना है तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप आके देखोगे तो होता होगा, कंट्रोल्स है। तो ऐसा भी होता होगा, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होते होंगे। तो भाई जो रिव्यूअर है उसने समझना चाहिए, वहां पर क्लाइंट प्लेस पे जाके समझना चाहिए कि ये कंट्रोल एप्लीकेबल है कि नहीं है। उसके बाद रिव्यूअर रैंडम सिलेक्शन करेगा और उसके बाद रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स करेगा। और इसमें 2 चीजें जो आपको आंसर ऑलरेडी पता है। अगर उसने कंप्लायंस अप्रोच किया, कंप्लायंस अप्रोच यूज करेगा, तो कंप्लायंस अप्रोच में उसको समझ में आया इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ये ई जो लिखा हुआ है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है। अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है तो सब्स्टेंटिव प्रोसीजर यानी सब्स्टेंटिव मेथड जो यूज करेगा ओके वो बहुत लेस होगा, लेस सब्स्टेंटिव अप्रोच। अगर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट नहीं है तो सब्स्टेंटिव अप्रोच यूज करेगा और उसमें उसको डिटरमाइन करेगा नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या होंगे और सब्स्टेंटिव अप्रोच बढ़ाएगा, सब्स्टेंटिव प्रोसीजर बढ़ाएगा। दैट्स इट, खत्म ये स्टोरी। लास्ट 6 7 में तो कोई दम ही नहीं है। 6 7 is similar what we have discussed all together in audit यार। Okay, mainly point is that भाई कंप्लायंस रिव्यू में कौन से कंट्रोल देखेगा, ये सारे कंट्रोल नहीं देखेगा, ये सिर्फ 5 चीजों के कंट्रोल देखेगा। वापस बता रहा हूं, रट लेना, इंडिपेंडेंस के कंट्रोल, प्रोफेशनल स्किल स्टैंडर्ड्स के कंट्रोल, कंसल्टेशन लेते हैं कि नहीं ये देखना पड़ेगा। ऐसा होता होगा ना यार ये क्लाइंट के ऊपर कंसल्टेशन छोड़ देना, कंसल्टेशन के लिए फीस कौन देगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था एक्सपर्ट को यूज करना है तो भाई ऑडिटर को पैसा देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें मिसमैच करने के लिए ये लोग अवॉइड करते कंसल्टेशन, छोड़ देना यार, इग्नोर कर, ये नहीं होना चाहिए। ये चीजें दिखते हैं, स्टाफ सुपरविजन एंड डायरेक्शन कैसे होता है, ऑफिस एडमिशन कैसे होता है। भारत माता की जय। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है रिपोर्ट। ये भी आंसर इजी है, अगर आपको याद होगा आपके इसमें ट्रायंगल में बताया हुआ था। ओके, तो फाइनल रिपोर्ट कौन देगा। अगर रिव्यूअर सेटिस्फाइड है तो भाई ये प्रैक्टिस यूनिट को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पीयर रिव्यू बोर्ड को रिपोर्ट दे देगा, फाइनल रिपोर्ट, और बोलेगा और पीयर रिव्यू बोर्ड सर्टिफिकेट दे देगा प्रैक्टिस यूनिट को, भाई जा खुश हो जा, ओके तू सही है। लेकिन अगर रिव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड विद प्रैक्टिस यूनिट तो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट देगा। प्रीलिमिनरी मतलब पहली रिपोर्ट, वो किसको देगा, प्रैक्टिस यूनिट को देगा। और प्रैक्टिस यूनिट 15 दिन के अंदर रिप्रेजेंटेशन देगा कि ये फ्लॉ क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इसके रिप्रेजेंटेशन देगा। और वो रिप्रेजेंटेशन 15 दिन के अंदर किसको देगा, रिव्यूअर को देगा। अगर रिव्यूअर रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड है, रिव्यूअर 15 दिन के अंदर रिव्यूअर को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। अगर रिव्यूअर रिप्रेजेंटेशन से सेटिस्फाइड है तो भाई ओके वापस ओके ये फाइनल रिपोर्ट दे देगा पीयर रिव्यू बोर्ड को कि भाई सब कुछ ठीक है।
ओके रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है सर, ये इस कारण से मिस हुआ, अगली बार नहीं होगा, इसमें पॉलिसी प्रोसीजर चेंज किए हमने, करेक्टिव एक्शन ले लिया, अगर ये सेटिस्फेक्शन लेवल है तो भाई रिव्यूअर फाइनल रिपोर्ट दे देगा और पीयर रिव्यू बोर्ड वापस सर्टिफिकेट देगा। लेकिन व्हाट इफ आफ्टर गिविंग ए रिप्रेजेंटेशन आल्सो रिव्यूअर इज नॉट सेटिस्फाइड, ओके इन दैट केस रिव्यूअर विल सबमिट मॉडिफाइड रिपोर्ट एंड पीयर रिव्यू बोर्ड विल आस्क फॉर फॉलो ऑन रिव्यू। ओके और पीयर रिव्यू बोर्ड बोलेगा कि भाई 1 साल के बाद हम लोग वापस आएंगे, आपका टर्म वंस इन 3 ईयर वंस इन 4 ईयर गए थे लेने, ये फॉलो ऑन रिव्यू है, फॉलो ऑन क्योंकि आपका पिछले टाइम पे ये हुआ था। सर फॉलो ऑन रिव्यू कब होता है? 1 साल के अंदर अंदर, लेकिन कितना भी कम से कम समय किया तो उसको प्रैक्टिस इनको आपको 6 महीने का टाइम देना होगा, 6 महीने के बाद, यानी मिनिमम 6 मंथ के बाद फॉलो ऑन हो सकता है, ओके या 1 साल वॉट एवर इट में भी, यूजुअली 1 साल रहेगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में कम करना है 1 साल को तो कर सकते हो, लेकिन 6 महीने से कम नहीं कर सकते। ये पॉइंट आपको डिफाइन किया हुआ है, दिस इज व्हाट ए स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट पीयर रिव्यू एंड यहां पर अपना पीयर रिव्यू कॉन्सेप्ट खत्म होता है। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से पीयर रिव्यू सबको समझा होगा एंड लॉजिकली ओके एंड मेरा लॉजिक ये आ रहा है कि इस तरह से चार्ट बन गया तो फटफट खत्म हो जाता है, और लॉजिकली एक रिवीजन में जो इवन लॉ केस में मैं कर रहा था तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये कंटेंट ऑलमोस्ट घंटे भर में खत्म हो जाते हैं मालिक। तो अपने सारे चैप्टर्स के मैं यही कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के स्ट्रक्चर में यही करूंगा मालिक, तो इसके ऊपर फोकस रखिए एंड कुछ भी डाउट रहा तो बताइए। ओके तो मैं एक बार टेक्स्ट बुक से गो थ्रू करा देता हूँ आपको। ओके तो अगर आप देखोगे तो सेकंड, फिर इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट पीयर रिव्यू बोर्ड। पीयर रिव्यू बोर्ड अपन पढ़ चुके हैं जो पैराग्राफ में दिया था, अगर आपको याद है तो 50% 12 मेंबर्स होने चाहिए, कंसिस्ट ऑफ 12 मेंबर्स, 50% काउंसिल मेंबर होने चाहिए, 2/3 जो मेंबर है उनका टेन्योर 3 इयर्स या उनका एंड ऑफ द टर्म रहेगा, कैजुअल वैकेंसीज बोर्ड फिल करेगा, ओके बोर्ड बी फिल्ड बाय काउंसिल करेगा, ओके लेकिन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये थी मालिक, मेंबर ऑफ डिसिप्लिनरी कमिटी और डिसिप्लिनरी बोर्ड ऑफ आईसीआई शैल नॉट बी मेंबर ऑफ बोर्ड, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। ओके मीटिंग रिक्वायरमेंट अपन ने डिस्कस कर ली कि मीटिंग रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। इसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ रिव्यूअर, ओके शैल बी मेंबर ऑफ प्रैक्टिस विद एटलीस्ट 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लेवल 1, ओके 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर लेवल 2। ये एक मेन पॉइंट है, ए मेंबर who has moved from industry to practice and is currently in practice, mean important, is having at least 15 years of experience in industry and 5 years of experience in practice 1, okay level 1, and 10 years of industry and 3 years for level 2, okay undergo training, उसके बाद conducted the audit of level 1 entity for 7 years, ओके डिक्लेरेशन देगा, डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देगा, और भाई तू कौन नहीं हो सकता, डिसिप्लिनरी एक्शन तेरे अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, गिल्टी नहीं होना चाहिए, कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, इंप्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए तेरे पर, ओके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एंड रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी, हाँ ये पॉइंट आई मिस्ड आउट, रिव्यूअर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट फ्रॉम प्रैक्टिस यूनिट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नॉर ही हैड एक्सेप्टेड ओके असाइनमेंट ऑफ 2 years, यानी 2 years प्रायर, यानी कूलिंग पीरियड याद रखना। सर ये क्यों होता है? लॉजिक सिंपल है, ओके कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए कोई भी, ओके 2 years, ओके पिछले 2 साल में तेरे को प्रैक्टिस यूनिट से कोई काम नहीं आना चाहिए, अगले 2 साल तू प्रैक्टिस यूनिट से कोई काम नहीं लेगा, ओके याद होगा अपन एक दूसरे सीए से काम ले सकते हैं, मांग सकते हैं, ये अपन प्रोफेशनल फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ओके एटलीस्ट 2 साल के बाद आप वो काम लो, कोई दिक्कत नहीं तो रिव्यूअर कॉम्प्रोमाइज ऐसे होगा ना, रिव्यूअर को बोला जाएगा ठीक है मैं काम दे दूंगा, एंड रिव्यूअर कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ओके ये चीज को डिफाइन किया हुआ है। क्वालिफाइड असिस्टेंट डिस्कस किया, कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्कस है, अप्रोच ऑफ रिव्यूअर ये पढ़ सकते हो, ये आपको डायरेक्टली पैराग्राफ दिया हुआ है, ओके हाँ ये 2-3 पॉइंट है जो अपन ने फटाफट डिस्कस किए, तो लॉजिकली ध्यान में रखना। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट क्या रहेगा, ओके क्योंकि ये चार्ट में जरूरत नहीं था, ये खाली अपने को डिस्कशन करने में। ऑब्लिगेशन ऑफ प्रैक्टिस यूनिट क्या है? प्रोड्यूस टू रिव्यूअर और अलाउ एक्सेस, यानी जो भी रिव्यूअर होगा उसको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो प्रोड्यूस करो या उसको एक्सेस करने दो। प्रोवाइड टू द रिव्यूअर सच एक्सप्लेनेशन, अगर वो एक्सप्लेनेशन मांगेगा तो आप उसको प्रोवाइड करोगे। प्रोवाइड टू द रिव्यूअर ऑल असिस्टेंस, यानी उसको दिक्कत कहीं पर भी आई तो आप असिस्ट करोगे, उसको असिस्ट करोगे। एंड प्रैक्टिस यूनिट शैल प्रोवाइड एंड प्रेजेंट टू द रिव्यूअर ए रिप्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और मैटर, यानी अगर वापस मांगा, वापस अरे यार रिव्यूअर बोलेगा तुम बोले रिव्यूअर मांग लिया ना, पिछली बार मांगा वापस नहीं देता मैं, रिप्रोडक्शन करने बोल रहा है, रिप्रोड्यूस करो वापस करो, ओके तो भी देना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है प्रैक्टिस यूनिट के, ध्यान रखना। ऑब्लिगेशन के पीयर ऑब्लिगेशन ऑफ रिव्यूअर क्या रहेगा? द रिव्यूअर शैल नॉट टेक एनी एक्सट्रैक्ट, कॉपी नहीं बना के लेके जाएगा, इसलिए तो आपको रिप्रोडक्शन दिया जा रहा है। और दूसरा, रिव्यूअर शैल कंप्लीट द रिव्यू विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम, ओके टाइम फ्रेम में खत्म करना है। उसके बाद वाला तो आंसर थोड़ी सी है, ओके इसके अंदर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को डिस्कशन करना चाहिए, एकदम ये पॉइंट आपका ओके प्लानिंग, सिलेक्शन एंड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्टिंग, बात खत्म। ओके दिस इज व्हाट योर पीयर रिव्यू इज देयर, एवरीबॉडी क्लियर? द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी रिकॉर्डिंग फॉर क्वालिटी रिव्यू ऑन, ये जो शीट है ये पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू दोनों को इंक्लूड कर रही है मालिक। ओके अगला लेक्चर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट, तो ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट को ये लेक्चर देख रहे होंगे तो अगला लेक्चर छोड़ देना क्वालिटी रिव्यू वाला, बिकॉज दैट इज नॉट एप्लीकेबल
नॉलेज के लिए देखना है तो देखो, लेकिन नॉलेज सीए बनने के बाद लो। तो ऑल टुगेदर आई वुड सजेस्ट अभी हाल फिलहाल हेडेक मत करो, सीए बनने के बाद नॉलेज लेना। ओके, स्कॉलर रिव्यू एंड अदर थिंग्स। ओके, हाँ पंचायती करनी है, कुछ काम धंधा नहीं है अपने पास, अभी बोर हो गए ले, तो फिर करो, ठीक है, लेकिन नेवरदलेस स्कॉलर रिव्यू शुड बी स्किप्ड बाय न्यू ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर यानी अभी जो मैं डे 9 का लेक्चर 1 डाल रहा हूँ, ओके डे 9 का लेक्चर 1 है ये। ओके, डे 9 का लेक्चर 2 इज अबाउट क्वालिटी रिव्यू। ओके, शुड बी स्किप्ड बाय ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स, मेक इट श्योर। ओके, इट इज एप्लीकेबल टू न्यू सिलेबस ओनली।